जब ली फैंग फिर से जागा तो उसने खुद को अभी भी गली में पाया। अंतर केवल इतना था कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसे बांधकर उसके साथ कोने में फेंक दिया गया था। ली फैंग ने एक ही नज़र में अपने बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान लिया और चौंकते हुए कहा, जूनियर मार्शल अंकल। जिस व्यक्ति को ली फैंग ने जूनियर मार्शल अंकल कहा था, वह कोई और नहीं बल्कि किनफैंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग ली ताओ थे। इस समय उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी दाहिनी आंख पर चोट लगी हुई थी, जिससे स्पष्ट था कि उसे अभी अभी बुरी तरह पीटा गया था। दूसरे पक्ष की दयनीय स्थिति को देखते हुए ली फैंग के दिल में तूफान आ गया। वह अपने कनिष्ठ मार्शल अंकल ली की ताकत से सबसे अधिक परिचित था। दूसरा पक्ष महान शक्ति क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी था, इसलिए उसे इस स्थिति में कौन हरा सकता था। इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या दूसरा पक्ष उसे स्पिरिट स्टोन पहुंचाने नहीं आया था। वह भी कैसे पकड़ा गया। ली फैंग की पुकार सुनकर ली ताओ ने केवल उनके पीछे खड़े दोनों लोगों पर नजर डाली। ली फैंग के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जाग रहे हो। अचानक ली फैंग और दूसरे आदमी के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर ली फैंग ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर उन ठंडी भावनाहीन आंखों से मिली और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। आखिर तुम कौन हो? तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? हम किनफेंग संप्रदाय से हैं। इस समय ली फैंग भी अनिश्चित था, केवल यह उम्मीद कर रहा था कि उसके संप्रदाय का नाम उसके सामने वाले दुष्ट व्यक्ति को डरा देगा। थप्पड़। लेकिन अगले ही पल उसे एक जोरदार थप्पड़ का सामना करना पड़ा। जोरदार थप्पड़ सहने के बाद ली फैंग को तुरंत चक्कर आने लगा और वह भ्रमित हो गया, लगभग खड़ा होने में असमर्थ हो गया और फिर से बेहोश होने वाला था। जब मैंने तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहा है तो बस आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद रखो, जियान चुवान ने कहा, फिर हाथ बढ़ाकर ली फैंग के कंधे पर थपथपाया। उसका चेहरा भावहीन बना रहा। ली फैंग, प्रतिभा रैंकिंग में 59वें नंबर पर। तुम बहुत साहसी हो। मेरे कैंगयुआन तलवार संप्रदाय के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि किनफेंग संप्रदाय को सामने लाने से तुम्हारी रक्षा हो सकती है? जो चीज तुमने 1 साल पहले मेरी सीनियर बहन लुओ से छीनी थी, उसे 3 गुना करके लौटा दो और मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। ये सुनकर ली फैंग दंग रह गए। कांग युआन तलवार संप्रदाय। 1 साल पहले उसने कैंगयुआन तलवार संप्रदाय के किसी व्यक्ति को कब अपमानित किया था? उसी समय उसने चुपके से पास ही खड़ी उस नाजुक जवान लड़की की ओर देखा, लेकिन उसके मन में उसके बारे में कोई धारणा नहीं थी। जैसे ही ली फैंग अपने दिल में विचार कर रहा था, अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज उसके कान के पास से गुजरी। इसके तुरंत बाद उसके बाएं गाल से एक जोरदार झटका आया और वह ली ताओ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जियांग चुवान ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, फिर एक रूमाल निकाला और धीरे से उसे पोंछते हुए उदासीनता से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आपने क्या किया है? ली फैंग को अब केवल भयंकर सिरदर्द महसूस हो रहा था और उसका चेहरा आग की तरह जल रहा था। वह दर्द से कराह उठा और कठिनाई से बोला, मैं सचमुच नहीं जानता। 1 साल पहले क्या हुआ था सीनियर सिस्टर लुओ, वह वास्तव में समझ नहीं पाया था। कम से कम उसे तो बताओ कि 1 साल पहले उसने क्या छीना था, है ना? ये सुनकर जियांग चुवान ने मन ही मन उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ली फैंग पूरी तरह से अनजान था और लुओ युवे ने जो पिछली शिकायतें उसे बताई थीं, वे केवल मनगढ़ंत थीं। लेकिन इसका क्या? अब जब ली फैंग ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था, तो वह न केवल एक सुरक्षात्मक वरिष्ठ भाई के रूप में अपनी छवि बनाए रख सकता था, बल्कि इस अवसर का उपयोग लुओ युवेई को संसाधन प्रदान करने के लिए भी कर सकता था। उन्हें ली फैंग को भी धन्यवाद देना पड़ा। जियांग चुवान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, पूर्वी महाद्वीप में एक प्राचीन कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। मुझे लगता है कि मेरे हाथ में ये यातना उपकरण निश्चित रूप से तुम्हारा मुंह खोल देगा। इसके साथ ही जियांग चुवान ने पता नहीं कहां से एक बड़ा लोहे का हथौड़ा निकाला और उसे ली फैंग के सामने लटका दिया। मुझे आशा है कि आप शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए आज्ञाकारी रूप से सहयोग करेंगे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जमीन पर पड़े ली फैंग ने उठने के लिए संघर्ष किया। लेकिन वह न केवल रस्सियों से बंधा हुआ था, बल्कि उसके आदरणीय जूनियर मार्शल अंकल भी उसकी पीठ पर दबाव डाल रहे थे। इस समय ली फैंग एक असहाय केचुए की तरह था, जो लगातार जमीन पर छटपटा रहा था, लेकिन फिर भी 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। जियांग चुवान को देखते हुए, जो धीरे धीरे उसके पास आया और बड़े लोहे के हथौड़े के साथ नीचे बैठ गया, ली फैंग डर के मारे चिल्लाया, मुझे अब याद आया, मेरी सारी चीजें मेरी कियानकुन रिंग में हैं।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे हड्डी टूटने की तीव्र आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ली फैंग ने देखा कि जियांग चुवान के हाथ में बड़ा लोहे का हथौड़ा किसी अज्ञात बिंदु पर उसके टखने में टकरा गया था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया था। आहा! ली फैंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक हताश चीख निकाली। ये देखकर जियांग चुवान ने फिर से ली फैंग के मुंह पर हथौड़ा मारा, भौहें चढ़ाते हुए। चुप रहो, अभी मेरा हाथ बहुत तेज था, इसे सहन करो। ली फैंग के दांत तुरंत टूट गए, केवल 7 या 8 बचे और उसने अनजाने में टूटे हुए दांतों को निगल लिया, उसके पूरे मुंह से खून बहने लगा। जियांग चुवान का सामना करते हुए, जिसके तरीके बहुत क्रूर थे, ली फैंग ने सचमुच अपने टूटे हुए दांतों को निगल लिया, चाहे कितना भी दर्द हो, चीखने की हिम्मत नहीं हुई। ली ताओ, जो अभी भी पास में ही मृत होने का नाटक कर रहा था, इस दृश्य से इतना भयभीत हो गया कि उसका जिगर और पित्ताशय लगभग फट गया। उसे डर था कि अगला वार वही करेगा। हालांकि लुओ युवेई अविचलित रही, उसने अपने पिछले जीवन में ऐसे कई दृश्य देखे थे। उसने ये भी महसूस किया कि जियांग चुवान के मौजूदा तरीकों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। अगर वह होती तो ली फैंग को सिर्फ एक बड़े लोहे के हथौड़े से नहीं मारा जाता। जियांग चुवान ने ली फैंग की भयभीत निगाहों के नीचे उदासीनता से पूछा, अपनी सभी कियानकुन अंगूठियां निकालो। फिर उसने अपनी नजर ली ताओ पर घुमाई और अचानक आगे बढ़कर दूसरे पक्ष के सिर पर थपथपाया। और तुम मृत होने का नाटक मत करो, उन सभी को बाहर निकालो। जियांग चुवान ने स्वयं उनकी उंगलियों से कियानकुन रिंग नहीं ली, बल्कि उन्हें निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि ली फैंग और ली ताओ जैसे लोग, जो कई वर्षों से उच्च पदों पर थे, उनके पास सिर्फ एक कियानकुन रिंग नहीं होगी। एक क्षण के बाद जियांग चुवान ने अपने हाथ में 6 कियानकुन रिंगों को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। वह मुड़ा और 6 कियानकुन अंगूठियां लुओ युवेई को देते हुए उदासीनता से बोला, तुम इन कियानकुन अंगूठियों को अभी के लिए रख लो। इन्हें उनके किनफेक संप्रदाय की ओर से तुम्हारे लिए माफी समझो। ये सुनकर लुओ युवेई ने जियांग चुवान की ओर नहीं देखा और कुछ भटकती निगाहों से अपना सिर उठाया। ये बहुत अजीब था, उसने बस लापरवाही से झूठ बोल दिया था और परिणामस्वरूप जियांग चुवान को वास्तव में अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरा पक्ष मिल गया। अब तो वह उसे दूसरे पक्ष की संपत्ति भी दे रहा था। सच कहूं तो लुओ युवेई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। धन्यवाद जियांग तारानकन शिक्सियुनेग। लुओ युवेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कियानकुन रिंग्स ले ली और उन्हें अपनी जेब में रख लिया और मीठी मुस्कान दी। उसने पहले भी उन पर एक नज़र डाली थी, वहां कम से कम 50,000 स्पिरिट स्टोन, अनगिनत स्पिरिट पिल्स और चमत्कारी दवाएं थीं। इन संसाधनों के साथ उसे भविष्य में 4 चरम सीमाओं से लेकर ड्रैगन परिवर्तन तक की अवधि के दौरान साधना के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लुओ युवेई द्वारा अपनी संपत्ति ले जाते देख ली फैंग और ली ताओ तुरंत बेहोश हो गए, उनकी सांस रुक गई और वे फिर से बेहोश हो गए। वे सचमुच बहुत निराश थे, वे लड़ाई नहीं जीत सकते थे और न ही भाग सकते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उन्हें जियांग चुवान ने न केवल बांध दिया, क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया, बल्कि उनके सभी बटुए भी खाली कर दिए। ये दृश्य देखकर जियांग चुवान ने कंधे उचकाए, अपना दाहिना हाथ लहराया, दोनों को बांधने वाली पृथ्वी सैनिक रस्सियों को वापस ले लिया और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना लुओ युवेई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला गया। जाने से पहले उन्होंने 2 बेहोश लोगों को चुप नहीं कराया, बल्कि केवल उनकी दिव्य संवेदना को समाप्त करने के लिए झांसे तकनीक को सक्रिय किया। ली फैंग और दूसरे व्यक्ति को संभवतः अपना शेष जीवन मानसिक विकार में बिताना पड़ेगा। शाही शहर की सड़कों पर चलते हुए जियांग चान ने खाली सड़कों को देखा और वह हैरान रह गया। समय समय पर कुछ आम लोग उत्साहपूर्वक स्टूल लेकर एक निश्चित दिशा में दौड़ पड़ते थे। उन्होंने 2 लोगों को 100 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति को उठाकर सड़क पर तेजी से चलते हुए भी देखा। वृद्ध व्यक्ति उनके कंधों पर उछलने से लगभग हौंफ रहा था। ये देखकर जियांग चान और भी उलझन में पड़ गया, इसलिए उसने सड़क किनारे एक युवक को रोका और उत्सुकता से पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? युवक पहले तो जियांग चान द्वारा रोके जाने पर नाराज हुआ, जिसके कारण वह पीछे रह गया, लेकिन जब उसने जियांग चान और उसके साथी की पोशाक देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। उनकी राय में वे दोनों किसी परिवार के युवा स्वामी होंगे जो अपनी नौकरानियों के साथ घूमने निकले होंगे। यदि वह उनके प्रश्नों का उत्तर दे तो शायद उसे कुछ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी मिल सकते हैं। ये सोचकर युवक ने शाही महल की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा, युवा मास्टर हमारे दा फैंग राजवंश के लिए नए होंगे। आजकल पूरा राजवंश जानता है कि हमारी लांग राजकुमारी एक अद्वितीय सुंदरता है, जो राज्यों को उखाड़ फेंकने में सक्षम है।
क्या राजवंश के दामाद के चयन की परीक्षा शुरू नहीं होने वाली? हम सभी आम लोग इस मस्ती में शामिल होना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि लॉन प्रिंसेस की अद्भुत सुंदरता की एक झलक पा सकें। ये सुनकर जियांग चान ने एक भान उठाए और लुओ युवेई पर धीरे से नजर डाली। फिर उसने युवक से फिर पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि दाफैंग राजवंश का आधिकारिक दामाद चयन दिवस आज है? हाँ, युवा गुरु। पिछले महीने स्वर्गीय रहस्यों की संयुक्त रिपोर्ट जारी होने से पहले ही राजवंश द्वारा निर्धारित परीक्षणों को कोई भी पास नहीं कर सका था। लेकिन आज मैंने सुना है कि विभिन्न स्थानों से कई युवा प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं। दूसरे पक्ष से एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद जियांग चान अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। दाफैंग राजवंश की लांग राजकुमारी, क्या वह उसके ठीक बगल में नहीं है? दामाद का चयन शुरू होने वाला है, फिर भी वह अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? जियांग चान इसे समझ नहीं पा रहा था, न ही वह इसके बारे में और सोचना चाहता था। अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दाफैंग राजवंश के शाही महल को एक भव्य उपहार पहुंचाना था। युवक की ओर एक उच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर उछालते हुए जियांग चान ने युवक के अत्यधिक आभार के बीच लुओ युवेई को शाही महल की ओर ले गया। बीच रास्ते में जियांग चान ने लुओ युवेई की ओर देखा और स्पष्ट रूप से पूछा, जूनियर सिस्टर लुओ, क्या आप कुछ भूल गई हैं? ये सुनकर लुओ युवेई ने जियांग चान की ओर देखा, उसका चेहरा भ्रम से भर गया। क्या भूल गए? क्या जियांग चान चाहता था कि वह उसे किसी को खोजने के लिए शाही महल में ले जाए? लेकिन वह स्वयं लांग प्रिंसेस थी। लुओ युवेई ने पलकें झपकाईं, एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक एहसास का दिखावा करते हुए कहा, ये सच है, मैं कुछ समय से फादर किंग से मिलने नहीं गया हूँ। ये सुनकर जियांग चान ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि उसकी बातें कुछ हद तक बेतुकी लगीं, लेकिन जब तक वह शाही महल में वापस आकर लॉन प्रिंसेस के रूप में प्रकट हो सकती है, तब तक सब ठीक रहेगा। आखिरकार उसकी आगामी जबरन विवाह और लूट की योजना लॉन प्रिंसेस की भागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। जियांग चान अचानक रुक गया और उदासीनता से बोला, मुझे अभी याद आया कि मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। छोटी बहन लुओ, तुम पहले अपने पिता राजा को ढूंढने शाही महल जाओ और उन्हें मेरा प्रणाम कहना। बोलने के बाद उसने लुओ युवेई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की, घूम गया और हवा में कदम रखते हुए उड़ गया। नीचे लुओ युवेई हैरान था। वह कैसे कह सकता था कि वे शाही महल जा रहे थे और अब वह अकेला जा रहा है? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं इतने सालों से घर नहीं गई हूँ, इसलिए मैं फादर किंग से बात करती हूँ, लुओ युवेई ने खुद से कहा। हालांकि उसे विश्वास था कि डुजुएयान इस मामले को सुलझा सकता है, फिर भी उसे बेचैनी का एहसास हुआ। ... जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे पेड़ों की चोटियों के नीचे डूबता गया, जिससे आग जैसे लाल शाम के बादल छा गए। शाही महल के बाहर का चौक लोगों से खचाखच भरा था और बीच में एक विशाल अखाड़ा बनाया गया था। अखाड़े से 100 मीटर के दायरे में पहले से ही घनी भीड़ थी, जिससे वहां पहुंचना मुश्किल हो गया था। दाफैंग राजवंश के दामाद चयन परीक्षण का अंतिम चरण अखाड़े में एक मुकाबला प्रतियोगिता थी। इस समय अखाड़े में लड़ाई लगभग समाप्त होने वाली थी। 3 सेकंड से भी कम समय में एक व्यक्ति घायल हो गया, खून थूकता हुआ, और अखाड़े से बाहर उड़ गया। उसी समय आसपास की भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। जैसा कि जुआंग कुवान से उम्मीद थी, जो प्रतिभा रैंकिंग में 99वें स्थान पर है, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से हरा दिया। मैंने सुना है कि जुआंग कुवान के गुरु एक पीक किंग दायरे के विशेषज्ञ हैं। कितनी अफसोस की बात है। मैंने आज सुना कि ली फैंग, जो प्रतिभाओं की रैंकिंग में 69वें स्थान पर है, भी शाही शहर आया था। अगर वह भाग लेने आया होता तो जून कुवान का कोई काम नहीं होता। तो क्या हुआ? ली फैंग नहीं आया है ना? अब जब जून कुवान ने पहला स्थान जीत लिया है, तो लॉन्ग राजकुमारी के पति का पद पहले ही तय हो चुका है। इस समय चौक के मध्य में एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। ये व्यक्ति वही जुआंग कुवान था जिसका जिक्र भीड़ ने किया था। अब उसके चेहरे पर खुशी और भी गहरी हो गई और उसकी मुठ्ठियां उत्साह से भींच गईं। मूल रूप से वह बस दाफैंग राजवंश के शाही शहर से गुजर रहा था, लेकिन एक चरम संयोग से उसने एक रेस्तरां में किसी को लांग राजकुमारी का चित्र प्रदर्शित करते देखा। वह चित्रकला में भी काफी कुशल थे और एक ही नज़र में बता देते थे कि यह चित्र हृदय उत्कीर्णन विधि का उपयोग करके बनाया गया है। तथाकथित हृदय उत्कीर्णन विधि में किसी के हृदय की गहरी बातों को एक पेंटिंग के माध्यम से चित्रित किया जाता है। इसका मतलब ये था कि पेंटिंग में दिख रही महिला बिल्कुल असली थी।
उस समय की एक क्षणिक झलक से ही जुआंग कुवान को लगा कि वह उस चित्र में दिखाई गई महिला के प्रति गहराई से मोहित हो चुका है तथा उसके प्रेम में पूरी तरह डूब चुका है। वह अपने स्वामी द्वारा निर्देशित कार्यों को भी पूरी तरह से भूल गया और मुकदमे में भाग लेने के लिए जल्दी से शाही महल की ओर भागा। अब जब उसका सपना साकार होने वाला था तो उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। एक क्षण बाद एक धीमी तीखी आवाज वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों में पड़ी। लॉन प्रिंसेस आ गई है। जैसे ही आवाज गिरी, चौक में भीड़ तुरंत अराजक हो गई, लगातार लॉन प्रिंसेस के असली रूप की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार गार्ड तुरंत घबरा गए। उन्मादी भीड़ के कारण उनकी लगभग 100 सदस्यों वाली गार्ड टीम लगभग ध्वस्त हो गई। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच एक गोरा बर्फ सफेद जेड पैर धीरे धीरे शाही महल के द्वार के सामने की दहलीज पर कदम रखा। इस समय लुओ युवेई ने पहले ही वर्षों का भेष उतार दिया था और एक धुएं के रंग की साटन की चांदनी वाली पोशाक में बदल गई थी और उसका पूरा व्यवहार तुरंत ही उदात्त हो गया था। उसकी गोरी भौहें पतझड़ के पानी जैसी थीं, उसकी जैद त्वचा पर हल्की हवा का झोंका आ रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा मानो स्वर्ग से मिला कोई उपहार हो, मानो कोई दिव्य युवती नश्वर धूल में समा गई हो। फिर भी पीछे मुड़कर देखने पर उसकी चमक सितारों से भी कम हो जाती थी। अपनी पूर्णतया आनुपातिक आकृति के साथ लुओ युवेई अब पूरे शाही महल में केंद्र बिंदु बन गई थी। वह चित्र सचमुच असली था। दुनिया में इतनी आदर्श महिला कैसे हो सकती है? वे सभी कहते हैं कि लू परिवार की लू शियर पूर्वी महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद सबसे खूबसूरत महिला का खिताब संभवतः बदल जाएगा। हे भगवान, ऐसी अद्वितीय स्त्री उस बच्चे जुआंग कुवान को कैसे दी जा सकती है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लुओ युवेई की अद्भुत अलौकिक सुंदरता को देखकर भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई, जिससे लोगों के एक दूसरे से टकराने का दृश्य बन गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग पलकें नहीं झपकाते रहे, मानो उन्हें डर हो कि पलक झपकते ही उनके सामने खड़ी दिव्य युवती बादलों पर उड़ जाएगी। इस समय शायद केवल एक ही वाक्यांश इस लॉन प्रिंसेस का वर्णन कर सकता है। संपूर्ण विश्व में उसकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। वह हजारों वर्षों में अद्वितीय रूप से जन्मी है। लुओ युवेई के सुंदर और निर्दोष चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, मानो उसने आसपास की प्रशंसा सुनी ही न हो। उसकी निगाहें सीधे सामने ही टिकी रहीं। सूर्यास्त की लाल चमक लुओ युवेई के चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जो एक मनोरम आकर्षण जोड़ रही थी। ये लगभग खत्म हो गया है, एल्डर डू अभी तक क्यों नहीं आए? लुओ युवेई ने मन ही मन सोचा। उसके पीछे काले और लाल ड्रैगन वस्त्र पहने फैंग वांग अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए चल रहा था। फैंग वांग मध्यम आयु का प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह कई सौ वर्ष का था और करीब से देखने पर उसकी भौहों के बीच थकान का आभास देखा जा सकता था। राजवंश के सम्राट के रूप में फैंग वांग को राजवंश के ड्रैगन क्यूई द्वारा स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद दिया गया था। केवल चलने से ही उनमें से एक प्रचंड और प्रभावशाली आभा निकलती थी, जो क्रोध के बिना विस्मय उत्पन्न करती थी। फैंग वांग लुओ युवेई के पास रुके और फुसफुसाए, युवेई, तुम्हारे पिता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बोलने के बाद उन्होंने दूर मैदान पर जुआंग कुवान की ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा। दरअसल फैंग वान का मूल नियम था कि अखाड़े में शीर्ष 3 का चयन किया जाता था और फिर वह व्यक्तिगत रूप से उनमें से एक को अपना दामाद चुनता था। इससे पहले उनका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार किन फैंग संप्रदाय का ली फैंग था, लेकिन अजीब बात यह है कि ली फैंग आज अनुपस्थित थे। ली फैंग के बिना पूरे शाही महल को देखते हुए केवल जुआंग कुवान के पास पर्याप्त गहरी पृष्ठभूमि थी। यद्यपि उसका स्वामी केवल एक ढीला साधक था, फिर भी उसकी शक्ति का क्षेत्र राजा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। उन्होंने 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में भी अपना नाम बनाया था, अपनी स्वयं की मुट्ठी तकनीक बनाई थी और उन्हें 7 मुट्ठी ताओवादी के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक लड़ाई के साथ जुआंग कुवान को मजबूत होते देख फैंग वांग ने अंतिम चयन सीधे अखाड़े में करने का आदेश दिया। हालांकि ली फैंग दिखाई नहीं दिए, लेकिन जून कुवान भी उनके लिए एक अच्छा विकल्प था। 7 मुट्ठी ताओवादी के पूर्ण समर्थन के साथ वह दा फैंग राजवंश को नीचे ले जाने में 100% आश्वस्त था। वह अपनी बेटी का विवाह 9 महान परिवारों में से किसी एक में करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ऐसी संभावना उतनी ही कम है जितनी कि कोई व्यक्ति रातों रात सम्राट के दायरे में प्रवेश करने का दावा कर सकता है। भले ही लुओ युवेई वास्तव में 9 महान परिवारों में से एक में शामिल हो सकती है, बिना ताकत और क्षेत्र के उसकी सुंदरता के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। किसी निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाना बेहतर था, जिससे दोनों पक्षों को जीत मिल सके।
लुओ युवेई उसके पास चुपचाप खड़ी रही। वह अपने दिल में जानती थी कि उसके पिता उसकी शादी किसी और से कराने पर अड़े हुए हैं। फैंग वांग ने हाथ उठाकर नीचे बेचैन भीड़ को शांत होने का संकेत दिया, फिर चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, आज मेरी बेटी लुओ युवेई की सगाई का दिन है। मैंने पहले ही वादा किया था कि जो भी मेरे द्वारा निर्धारित परीक्षण में सफल होगा, उसकी सगाई मेरी बेटी से कर दी जाएगी और उसे एक पार्थिव हथियार दिया जाएगा। चूंकि मैंने बोल दिया है, तो स्वाभाविक है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर फैंग वांग ने हाथ हिलाया और आगे कहा, उसे उठाओ। जैसे ही फैंग वांग के शब्द निकले, एक छोटा बूढ़ा नपुंसक दोनों हाथों से एक विशाल लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए जुआंग कुवान के पास आया। दूसरी ओर जुआंग कुवान ने उत्साह से लकड़ी का बक्सा लिया, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम फैंग वांग, मैं लंबे समय से लांग प्रिंसेस की प्रशंसा करता रहा हूं। मैं जल्द से जल्द हमारी शादी को अंतिम रूप देना चाहता हूं। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि लुओ युवेई की सुंदरता ने उसके सपनों को बहुत परेशान कर दिया था और उसे डर था कि आने वाले दिनों में कुछ बदल सकता है। फैंग वांग ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सचमुच युवा मित्र जुआंग की प्रशंसा करता हूं, इसलिए आप दोनों अब से 2 दिन बाद। इससे पहले कि फैंग वांग अपना वाक्य पूरा कर पाता, अचानक आकाश में तलवार की आवाज गूंजी, जो वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। सभी ने जल्दी से अपने कान ढक लिए और एक साथ आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने लाल वस्त्र पहने एक लंबी, सुंदर महिला को उड़ती तलवार पर कदम रखते हुए ऊपर से शाही महल की ओर तेजी से उतरते देखा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डू जुयान था, जिसने लुओ युवेई को दा फैंग राजवंश पर दबाव डालने का वादा किया था, लेकिन अब देर से आ रहा था। उसकी उड़ती तलवार जमीन से 10 मीटर ऊपर रुक गई और भीड़ की भ्रमित निगाहों के नीचे डू जुयान ने उदासीनता से कहा, फैंग वांग, इतने बड़े मामले के लिए क्या आप अपनी बेटी से सलाह नहीं लेंगे? ये सुनकर फैंग वांग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। राजा क्षेत्र के एक कृषक के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से डू जुयान को पहचान लिया। उस समय पूर्वी महाद्वीप में उसके साथियों के बीच उसकी प्रचंड ख्याति गूंज रही थी। जिन लोगों को उसने अपनी तलवार से काट डाला था, उनकी संख्या कम से कम 800 या 1000 थी। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और एक ध्वनिरोधी अवरोध ने तुरंत उन चारों को घेर लिया। फैंग वांग डू जुयान की भयानक ताकत को जानता था, इसलिए उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, परिडू, इसका क्या मतलब है? मेरी बेटी स्वाभाविक रूप से इस शादी के लिए सहमत है। मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे ही लुओ युवेई की असहमति भरी आवाज गूंजी, फैंग वांग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह आश्चर्य से लुओ युवेई की ओर देखने लगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी कुछ वर्षों तक यात्रा करने के बाद अब उनकी अवज्ञा करने का साहस करेगी। युवेई, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तुम्हारे पिता जो कुछ भी करते हैं, वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है, फैंग वांग ने फिर सलाह दी। ये सुनकर लुओ युवेई ने फैंग वांग की ओर देखा, अपना सिर हिलाते हुए और उदासीनता से कहा, पिताजी, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं आपके सच्चे इरादे नहीं जानता? उसने आह भरते हुए कहा, मैं आज उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं। जैसे ही उसके शब्द निकले, लुओ युवेई ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को टैप किया और उसका पूरा शरीर हवा में उड़कर डू जुयान की उड़ती तलवार की ओर चला गया। डू जुयान की नजर लुओ युवेई के उत्कृष्ट प्रोफाइल पर पड़ी और वह धीरे से हंसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारा असली रूप होगा, युवेई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का जियांग चुवान तुम पर इतना मोहित हो गया है, यहाँ तक कि मैं, एक महिला, भी कुछ हद तक प्रभावित हुई हूँ। दूसरे पक्ष द्वारा जियांग चुवान का उल्लेख सुनकर लुओ युवेई को याद आया कि जियांग चुवान कुछ समय के लिए चला गया था और अभी तक दिखाई नहीं दिया था। वह याद करने से खुद को नहीं रोक सकी कि जियांग चुवान ने कल उससे क्या कहा था। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। इस समय सबसे अधिक दुखी व्यक्ति जुआंग कुवान था। वह एक भी शब्द बोलने में सक्षम नहीं था और स्वप्न परी, जिसकी उससे सगाई होने वाली थी, ने न केवल अगले ही क्षण सगाई से इनकार कर दिया, बल्कि एक अनजान महिला के साथ चली गई, जो अचानक प्रकट हुई थी। जुआंग कुवान इस समय गुस्से से उबल रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज फैंग वांग, आपने स्वयं लॉन प्रिंसेस की सगाई मुझसे कराने का वादा किया था। अब इसका क्या मतलब है? इस समय फैंग वांग का जुआंग कुवान से निपटने का कोई मन नहीं था। उसकी निगाहें डू जुयान पर टिकी हुई थी। वह अपने दिल में जानता था कि कैंग युआन तलवार संप्रदाय के न्याय के हॉल के मुख्य बुजुर्ग के रूप में उसकी शक्ति निश्चित रूप से सबसे महान थी, जो संप्रदाय मास्टर और कैंग युआन तलवार संप्रदाय के 2 ग्रैंड एल्डर्स के बाद दूसरे स्थान पर थी।
फैंग वान को यह नहीं पता था कि उनकी बेटी अपनी यात्रा के वर्षों के दौरान डू जुएयान के साथ कैसे जुड़ गई, लेकिन आज वह उससे अपनी सगाई को बर्बाद नहीं करने दे सकता था। फैंग वांग ने अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की, एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, परिडू, यह मेरा पारिवारिक मामला है। क्या आपके कैंग्युआन तलवार संप्रदाय को वास्तव में इतना दबंग होने की आवश्यकता है? ये सुनकर डू जुएयान ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी, जैसे उसने फैंग वांग से सबसे बड़ा मजाक सुना हो। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग वांग की मोटी भौहें सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से पूछा। यदि वह डू जुएयान की पहचान और स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं होता, तो उसने पहले ही शाही महल में मौजूद शक्तिशाली कल्टीवेटरों को उसके खिलाफ घेराबंदी शुरू करने के लिए बुलाया होता। जियांग परिवार के अलावा, जिसने उस समय उसकी बेटी की दांव हड्डी को जब्त करने की कोशिश की थी, उसे अपने ही क्षेत्र में कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। डू जुएयान ने अपने बगल में लुओ युवेई को सूक्ष्मता से देखा, दिव्य संवेदना संचरण के माध्यम से पूछा, आपने फैंग वान को नहीं बताया कि आप कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में शामिल हो गए हैं? इस शिष्य को अभी तक ये कहने का मौका नहीं मिला है, लुओ युवेई ने कुछ अपराध बोध से दूसरी ओर देखते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर डू जुएयान ने चुपके से सिर हिलाया। फिर उसने अपने हाथ पीछे करके हंसते हुए कहा, किसने कहा कि इस मामले का मेरे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है? लुओ युवेई पहले से ही मेरे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के किंगलोंगपी का शिष्य है। फैंग वांग, जो कुछ हद तक क्रोधित था, ये सुनकर वहीं दंग रह गया। उसने क्या सुना? उनकी बेटी, जिसकी हड्डियां जन्म के समय ही जब्त कर ली गई थी और जिसकी साधना प्रतिभा क्षीण हो गई थी, वास्तव में कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में शामिल हो गई थी। वह जानता था कि डू जुएयान जैसी पहचान और हैसियत वाला कोई व्यक्ति इतनी आसानी से उजागर होने वाला झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाएगा। फैंग वांग ने जुआंग कुवान की ओर देखा, जो अभी भी अखाड़े में खड़ा था। आधे दिन से उनकी ओर से उसे नजरअंदाज किया गया था, और अचानक उन्हें लगा कि अब वह आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब डू जुएयान व्यक्तिगत रूप से मुझ पर दबाव डालने आया है, तो ये दर्शाता है कि युवेई को कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए इस सगाई को वास्तव में जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। युवेई के वर्तमान अमरपथ के साथ भले ही वह शादी करना चाहती थी, वह इस जून कुवान से शादी नहीं कर सकती। फैंग वांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर जुआंग कुवान की ओर थोड़ी क्षमा प्रार्थी अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, युवा मित्र जुआंग, कृपया वापस लौट आओ। मुझे अनुबंध पर पुनर्विचार करना होगा। वह पार्थिव हथियार मेरी ओर से तुम्हें प्रतिफल होगा। ये सुनते ही जुआंग कुवान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे लगा जैसे वह यहाँ एक जोकर है, धूल के कण के समान तुच्छ। ये तो हद हो गई। जुआंग कुवान ने अपने हाथ में लकड़ी का बक्सा उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, नदी के पूर्व में 30 साल। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी वीरतापूर्ण बातें पूरी कर पाता, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चेतना का सागर तलवार से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया हो। वह तुरंत बेहोश हो गया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय क्षितिज से बाघ की गर्जना की आवाज आई। बाघ की दहाड़ आकाश को भेदने वाली आंधी के साथ लगातार तेज होती जा रही थी। नीचे बैठे सभी लोगों ने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक चांदी के पंखों वाला आकाशीय बाघ एक विशाल गाड़ी को खींच रहा है, चक्कर लगा रहा है और आकाश में उड़ रहा है। जिस क्षण डू जुएयान और फैंग वांग ने रजत पंख वाले आकाश बाघ को देखा, उनके मन में एक विचार एक साथ उठा। जियांग परिवार, 9 महान परिवारों के लोग छोटे दा फैंग राजवंश में कैसे आ सकते थे? चौक में मौजूद भीड़ ने कहा, क्या ये जियांग परिवार का चांदी के पंखों वाला आकाश बाघ हो सकता है? कितनी भयानक शक्ति है। मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पैर कमजोर हैं, मुझे खड़ा होने में मदद करो। जियांग परिवार भी हमारी लांग राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहेगा, है ना? शोरगुल के बीच सिल्वर विंग स्काई टाइगर जमीन पर उड़ते उल्कापिंड की तरह अचानक ध्वनिरोधी अवरोध को तोड़ता हुआ प्लाजा के केंद्रीय क्षेत्र में जा गिरा। एक भयानक भूकंप आया और पूरा अखाड़ा लगभग चकनाचूर हो गया। धूल के साथ अखाड़े की सतह के टुकड़े हवा में उड़ गए। सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनकी निगाहें संदेह, जिज्ञासा और उससे भी अधिक आश्चर्य से भरी हुई थीं। भीड़ की निगाहों के सामने तलवार जैसी भौहों, तारों भरी आंखों और असाधारण रूप से सुंदर दिखने वाला एक युवक धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला। वह बर्फ की तरह शुद्ध सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनका आचरण असाधारण और अद्वितीय था, मानो कोई अमर प्राणी अमर लोक से निर्वासित हो और नश्वर संसार से अछूता हो। नवागंतुक को देखकर लुओ युवेई ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं है। क्या उसने सुना था कि डू जुएयान ने पहले क्या कहा था? दूसरी ओर डू जुएयान ने सवाल किया, जियांग चुवान,
बोलते समय उसने जानबूझकर या अनजाने में लुओ युवेई की ओर देखा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। जहां तक फैंग वान का सवाल है, क्षतिग्रस्त ध्वनिरोधी अवरोध की मरम्मत के बाद उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे आज भी वह दृश्य याद था जब जियांग परिवार के जियांग शियुरान ने रजत पंख वाले आकाशीय बाघ पर सवार होकर शाही महल में प्रवेश किया था। जियांग चुवान का अभी का प्रवेश द्वार लगभग वैसा ही था जैसा उस समय जियांग शियुरान का था। दोनों ही बहुत दबंग और अविवेकी थे। जियांग शियुरान ने उस पर जो साया छोड़ा था वह बहुत गहरा था। अब जियांग परिवार के किसी सदस्य को फिर से देखकर वह सहज ही किसी चौंके हुए पक्षी की तरह कई कदम पीछे हट गया। अखाड़े पर जियांग चुवान जब आत्मा की गाड़ी से नीचे उतरा तो वह तुरंत दूसरों के पास नहीं गया। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और जुआंग कुवान की ओर देखा, जिसे आत्मा की गाड़ी ने अखाड़े में कुचल दिया था। इस समय दूसरा पक्ष सिल्वर विंग स्काई टाइगर और एक पूरी गाड़ी के वजन से जमीन के नीचे दबा हुआ था, फिर भी वह तुरंत कुचलकर मर नहीं गया। हालांकि जून कुवान की उपस्थिति दयनीय रूप से कम थी। किसी ने यह भी नहीं देखा कि एक व्यक्ति अचानक अखाड़े से गायब हो गया था। नजदीक से देखने पर जियांग चुवान दूसरे पक्ष की धीरे धीरे कमजोर होती सांस को भी महसूस कर सकता था। अभी अभी जुआंग कुवान ने अचानक वापसी का नारा लगाया, 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में, किसी युवक को गरीबी में न धकेले। जियांग चुवान खुद को रोक नहीं सका और उसने झांशी तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष की दिव्य भावना तुरंत धूल में मिल गई। जियांग चुवान ने ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की कि नारा लगाने के बाद दूसरा पक्ष वापसी कर पाएगा या नहीं। उसे मौके पर ही खत्म कर देना बेहतर था। वैसे भी उसके अंदर जो था वह कोई खलनायक प्रणाली नहीं थी, इसलिए दूसरों के खिलाफ योजना बनाने और लीक की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके पास एक छोटा सा धन का पेड़ था जो 10,000 गुना धन लौटाता था, जो पर्याप्त था। फिर जियांग चुवान ने धीरे से अपनी नजर लुओ युवेई और अन्य दो पर घुमाई। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि लुओ युवेई न्याय के हॉल के मुख्य बुजुर्ग डू जुएयान से भी जुड़ा हो सकता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह सचमुच एक भाग्यशाली महिला के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। उसे संप्रदाय में आए कितने दिन हो गए थे और उसने पहले ही एक प्रमुख बुजुर्ग को जीत लिया था। यदि वह 1 वर्ष तक रुकी तो क्या भविष्य में कैंग्युआन तलवार संप्रदाय पर उसका नियंत्रण नहीं हो जाएगा? हालांकि इस समय उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य लुओ युवेई की अद्वितीय सुंदरता से हुआ और उसने फैसला किया कि इस मामले के खत्म होने के बाद वह निश्चित रूप से उस चित्र को जला देगा और एक नया चित्र बनवाएगा। जूनियर भतीजे जियांग, क्या आप यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं? डू जुएयान ने स्पष्ट रूप से पूछा। वास्तव में जियांग चुवान ने सिर हिलाया। उसकी गहरी निगाह लुओ युवेई पर टिकी थी और उसने हल्के से कहा, मैं जूनियर सिस्टर लुओ के लिए यहाँ हूँ। ये कहते समय जियांग चुवान ने जानबूझकर जूनियर सिस्टर लुओ शब्दों पर जोर दिया और अपने मुंह के कोने पर एक फीकी अपठनीय मुस्कान दिखाए। ये सुनकर लुओ युवेई ने अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन सोचा, ये बुरा है। उसने पहले ही जियांग चुवान की आवाज में असामान्य स्वर सुना था और यह स्पष्ट था कि उसने नोटिस किया था कि उसकी छिपी हुई पहचान में कुछ गड़बड़ है। डू जुएयान ने दोनों के बीच बारी बारी से नजर घुमाए, फिर मुस्कुराया। तो फिर छोटे भतीजे जियांग, तुम देर से आए हो। मैंने यहाँ युवेई के लिए सब कुछ पहले ही संभाल लिया है। जियांग चुवान ने अपने कंधे उचकाए, मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। भीड़ की उलझन भरी निगाहों के सामने उसने अपना चेहरा सीधा किया और आगे बोला, मैं आज यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। इन शब्दों पर लुओ युवेई सहित तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अभी क्या सुना? जियांग चुवान लुओ युवेई और खुद को शादी का प्रस्ताव देना चाहता है। लुओ युवेई को लगा कि वर्तमान स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई है। आखिर जियांग चुवान को क्या हो गया था? क्या यही वो मुआवजा था जिसके बारे में उसने उस रात बात की थी? तो फिर वह इस तरह का मुआवजा नहीं चाहेगी। लेकिन जियांग चुवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। तभी अचानक उसकी हथेली में एक हरे रंग का पेंडेंट हवा से प्रकट हो गया। चूंकि यह एक विवाह प्रस्ताव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सगाई का उपहार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक स्वर्गीय सुरक्षा प्रदान करने वाला जेड पेंडेंट है। साथ ही 2 लाख उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और एक 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली। आप क्या सोचते हैं, महामहिम फैंग वांग? ये कहते हुए जियांग चुवान ने एक कियानकुन अंगूठी निकाली, उसमें पेंडेंट डाला, फिर अपनी उंगली हिलाई, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फैंग वांग के हाथ में भेज दिया। यह फैंग वान के हाथ कियानकुन अंगूठी पकड़े हुए अनायास ही कांप उठे।
जियान चुवान ने जिन 3 वस्तुओं का उल्लेख किया था, चाहे वे कोई भी हों, वे अमूल्य खजाने थे, महान अवसर थे जो साधना जगत में साधकों को उनके लिए लड़ने पर मजबूर कर सकते थे। फैंग वान के सहमति के शब्द लगभग फूट ही गए, लेकिन जियान परिवार के पिछले अत्याचारों के बारे में सोचने पर वह अनिश्चित महसूस करने लगा। अब उसकी बेटी के पास बेजोड़ रूप और उच्च कोटि की प्रतिभा थी। क्या भविष्य में उसे किसी महान परिवार से कोई युवा गुरु न मिलने का डर होगा? फैंग वांग ने हल्की आह भरी, युवा मास्टर जियांग, मुझे इस मामले पर विचार करने के लिए अभी कुछ समय चाहिए। कृपया ये सामान वापस ले जाइए। बोलने के बाद फैंग वांग ने कियान कुन अंगूठी जियान चुवान को वापस सौंप दी। लेकिन जियान चुवान ने फैंग वांग की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह बस अपने हाथों को पीठ के पीछे करके वहीं खड़ा रहा और उसे लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया। एक बार जब आपने इस यंग मास्टर की चीजें ले ली, तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छानुसार वापस कर सकते हैं, जियान चुवान ने अपने दिल में उपहास किया। जियान चुवान ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, फैंग वांग, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। विवाह प्रस्ताव के संबंध में मैं आपको केवल सूचित कर रहा हूं। आप सहमत हैं या नहीं, यह मेरे लिए अप्रासंगिक है। अब जब आपने सगाई के उपहार स्वीकार कर लिए हैं, तो क्या मैं आपके पिछले बयान को अपने जियान परिवार के लिए एक उकसावे के रूप में ले सकता हूं? ये सुनकर फैंग वान का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से पास में खड़े गार्ड कप्तान को आंख मारी। दूसरे पक्ष को तुरंत समझ आ गया और उसने अपने सुरक्षाकर्मियों को चौक में मौजूद दर्शकों को तितर-बितर करने का निर्देश देना शुरू कर दिया। भीड़ के तितर-बितर होने के बाद फैंग वांग ने राहत की सांस ली और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर जियांग, मैं वास्तव में बहुत खुले विचारों वाला हूं। हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। फैंग वान के विचार में जियान चुवान का दबंग व्यक्तित्व बिल्कुल उसके पिता जैसा था। वह जानता था कि यदि उसने इनकार के कोई और संकेत दिखाए, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके दाफैंग राजवंश को उलट देगा। पास खड़ी लुओ युवेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। चूंकि मैं खुद इस मामले से जुड़ी हुई थी, तो किसी ने उसकी राय क्यों नहीं पूछी। जैसे ही वह बोलने और मना करने वाली थी, जियांग चुवान की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। जूनियर सिस्टर लुओ, आप तो नहीं चाहेंगी कि आपकी शादी एक छोटे से राजवंश तक सीमित रहे, है ना? मेरा आज का प्रस्ताव एक दिखावा है। जब तक आप इस काम में मेरा साथ देंगी, आप हमेशा के लिए मुसीबत से मुक्त रहेंगी। क्या यह अच्छी बात नहीं है? ये सुनकर लुओ युवेई ने अपना सिर घुमाया और जियांग चुवान की मुस्कुराती आंखों से मुलाकात की। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आते ही उसे प्रपोज कर दिया। तो क्या यही उसका असली इरादा था? लुओ युवेई ने भी दिव्य ज्ञान संचरण के माध्यम से पूछा, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? ये सही है। जियांग चुवान ने लुओ युवेई को आंख मारी, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। वजह क्या है, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। जैसे ही जियांग चुवान का प्रसारण समाप्त हुआ, लुओ युवेई की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, जो फायदे और नुकसान पर विचार कर रही थीं। एक क्षण बाद उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह जियांग चुवान के अनुरोध से सहमत है। ये देखकर जियांग चुवान खिलखिलाकर मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और लुओ युवेई की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए उसका नाजुक हाथ थाम लिया। फिर उसने फैंग वांग की ओर मुड़कर कहा, फैंग वांग, आप भी एक चतुर व्यक्ति हैं। मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। अतीत में मेरा जियांग परिवार युवेई के प्रति गलत था, लेकिन आज से मैं स्वर्गीय दाओ शपथ लेने का साहस करता हूँ। एक बार युवेई मेरी जियांग चुवान की पत्नी बन गई, तो युवेई को जो भी चाहिए मैं उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, भले ही इसके लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, स्वर्गीय दाओ शपथ के साथ सिस्टम पैनल पर लुओ युवेई का स्नेह सूचकांक सीधे 70 अंकों से बढ़ गया। इससे उसका स्नेह सूचकांक -10 पर आ गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके मन में अभी भी उसके प्रति संदेह था। जियांग चुवान की बातें सुनकर फैंग वांग और डू जुएयान दोनों दंग रह गए। क्या युवा पीढ़ी अब इसे जमकर खेल रही है? एक स्वर्गीय दाव शपथ को गारंटी के रूप में उपयोग करना। एक साधक की साधना स्वाभाविक रूप से स्वर्ग का उल्लंघन करती है, और एक बार स्वर्गीय ताओ की शपथ लेने पर साधक की ची का एक छोटा सा हिस्सा स्वर्गीय ताओ द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। यदि भविष्य में शपथ तोड़ी जाती है, तो स्वर्गीय ताओ वास्तव में स्वर्गीय दंड देगा। और जितना अधिक शक्तिशाली साधक, जिसकी योग्यता और साधना अधिक गहन होगी, वो स्वर्गीय ताओ शपथ को तोड़ेगा, उतना ही भारी दंड दिया जाएगा। उनके जैसे साधक, चाहे वे राजलोक में हो या फैंग हुआंग लोक में एक पैर रखते हो, आसानी से स्वर्गीय ताओ शपथ नहीं ले पाएंगे।
जहां तक जियांग चुवान जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति की बात है, यदि उस पर स्वर्गीय दंड उतर आए तो दृश्य निश्चित रूप से भयानक कहा जाएगा। जब फैंग वांग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत चिंता से खुशी में बदल गई और जियांग चुवान की ओर उसकी निगाह में प्रशंसा का भाव था। जियांग चुवान की गारंटी के साथ उनके द फैंग राजवंश को जियांग परिवार के मजबूत पैर पर पकड़ लिया गया माना जा सकता है। भविष्य में द फैंग राजवंश का शाही राजवंश में पदोन्नति होना बिल्कुल निश्चित बात थी। दूसरी ओर लियो युवेई का छोटा सा हाथ, जो जियांग चुवान की हथेली में छटपटा रहा था, रुक गया। उसने सिर घुमाया और आश्चर्य से जियांग चुवान को देखा। क्या वह जानता था कि वह क्या कह रहा था? क्या वे पहले ही ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो गए थे? स्वर्गीय दाओ की शपथ को मजाक में कौन इस्तेमाल करेगा? इस समय लियो युवेई ने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और खुद को मन ही मन याद दिलाया, ये सब जियांग चुवान का काम है। अब जब मेरे पास उस पर नियंत्रण है तो न केवल मैं इससे लाभ उठा सकता हूं, बल्कि भविष्य में जब चाहूं उससे निपट भी सकता हूं। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, वास्तव में लियो युवेई अभी भी खुश होने का नाटक कर रहा था। जियांग चुवान के कंधे पर झुक रहा था जैसे कि वे कई सालों से प्यार में थे। दोनों को एक दूसरे के सहारे झुकते हुए देखकर फैंग वान को अवर्णनीय खुशी महसूस हुई। यदि उसे पहले से पता होता कि जियांग चुवान उसकी बेटी के प्रति इतना समर्पित होगा, तो वह अन्य विवाहों की व्यवस्था करने की जहमत क्यों उठाता। युवा मास्टर जियांग, मैं अब से युवेई को आपके हवाले कर दूंगा। वह बचपन से ही मेहनती और स्वतंत्र रही है, इसलिए मैं हमेशा उसकी आजीवन खुशी के बारे में बहुत चिंतित रहा हूं। अब मेरी एक इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। जैसे ही उसने बात की, फैंग वान की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने जियांग चुवान द्वारा दिए गए सगाई के उपहारों को अपनी अंगूठी में डाल दिया। जियांग चुवान ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, युवेई मेरे जियांग परिवार के दरवाजे में प्रवेश करने वाला है, इसलिए मैं आपको अंकल लुओ कहूंगा। तुम्हें मेरे सामने इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जियाओ चुआन कहो। चिंता मत करो, मैं युवेई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियांग चुवान स्वाभाविक रूप से फैंग वान के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ गया था। वह स्पष्ट रूप से उसे बताना चाहता था कि लियो युवेई के मातृ परिवार के रूप में द फैंग राजवंश ने भी बहुत योगदान दिया था। उम्मीद है कि वह गुप्त रूप से द फैंग राजवंश का समर्थन कर सकता है। आखिरकार पूरा द फैंग राजवंश जियांग परिवार के अधिकार क्षेत्र में था और उन्हें हर साल अपने राष्ट्रीय खजाने की आय का 10वां हिस्सा जियांग परिवार को देना पड़ता था। और जियांग चुवान का अभी अभी दिया गया जवाब दूसरे पक्ष के अनुरोध पर एक प्रच्छन्न सहमति थी। जियांग चुवान के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी, ये सिर्फ शब्दों की बात थी। जियांग चुवान का जवाब सुनकर फैंग वान तुरंत बहुत खुश हो गया और ताली बजाते हुए बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर जियांग जियाओ चुआन, तुम आज मेरे साथ रुककर कुछ क्यों नहीं पीते? जैसे ही जियांग चुवान अपना सिर हिलाकर मना करने वाला था, शाही महल के ऊपर एक और हंगामा शुरू हो गया। मेरे शिष्य को किसने मारा? फैंग वांग, अगर आपने इस बुरे आदमी को स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं आपके शाही महल को तोड़ दूंगा। नवागंतुक ने ग्रे रंग का वस्त्र पहन रखा था तथा उसके बिखरे हुए सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। यदि राजा क्षेत्र की आभा उससे प्रस्फुटित न होती तो जियांग चुवान सोचता कि वह एक भिखारी है जो किसी पुल के नीचे से भाग आया है। हालांकि द फैंग इंपीरियल पैलेस में बुरे व्यक्ति की अचानक उपस्थिति ने उसकी पहचान को स्वयं स्पष्ट कर दिया। आज घटनास्थल पर केवल जुआंग कुवान की मृत्यु हुई थी और जुआंग कुवान के गुरु कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध लूज कल्टीवेटर सेवन फिस्ट ताओइस्ट थे। 7 मुट्ठियों वाले ताओवादी की क्रोधित दहाड़ सुनकर सभी को अचानक याद आया कि जुआंग कुवान, जो वहां मौजूद था, गायब हो गया था। चारों ओर देखने पर फैंग वांग और अन्य लोग जून कुवान का एक बाल भी नहीं देख सके, उसकी आकृति तो दूर की बात थी। फैंग वांग ने असमंजस में पूछा, जुआंग कुवान मर गया? उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसे याद आया कि जुआंग कुवान पहले अखाड़े में खड़ा था। बिल्कुल ठीक। ये सोचते हुए फैंग वांग की नजर वापस अखाड़े पर गई, जहां केवल एक रजत पंख वाला आकाश बाघ चुपचाप अपने पंजे चाट रहा था और रजत पंख वाले आकाश बाघ के नीचे बिखरा हुआ अखाड़ा था। ये दृश्य देखकर फैंग वान को अचानक कुछ याद आया और वह अचानक जियांग चुवान की ओर देखने लगा। उसने देखा कि दूसरा पक्ष बिना किसी हड़बड़ी के उसके कान में हाथ डाल रहा है और उदासीनता से कह रहा है, क्या आप अखाड़े में उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सिल्वर विंग स्काई टाइगर ने अभी अभी उतरते समय गलती से उसे कुचल दिया। लियो युवेई और अन्य 2 जून कुवान का स्वामी कम से कम एक पीक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था।
पीड़ित के गुरु के सामने हत्या के कृत्य का इतनी सहजता से वर्णन करना केवल जियांग चुवान जैसे प्रतिष्ठित परिवार का संत ही ऐसा कर सकता था। सात मुट्ठी ताओवादी का चेहरा लाल हो गया और वह जियांग चुवान के अभिमानी स्वर को सुनकर क्रोधित हो गया। जुआंग कुवान लगभग 1000 वर्षों की साधना में उनका एकमात्र शिष्य था और वह लंबे समय से अपनी विरासत उसे सौंपने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अब उन्हें अपने शिष्य को दफनाना पड़ा। इस बूढ़े आदमी के लिए मर जाओ। क्रोध से भरे सात मुट्ठी ताओवादी ने जियांग चुवान की जियांग परिवार के सदस्य के रूप में स्थिति की उपेक्षा की और तुरंत एक मुक्का मारा। इसके बाद आकाश में आध्यात्मिक क्यूई अचानक एक विशाल आकाश को ढकने वाली मुट्ठी में संघनित हो गई, जो जियांग चुवान और अन्य लोगों की ओर झपटी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी शक्ति जियांग चुवान को मौके पर ही मार डालने के लिए दृढ़ थी। फैंग वांग और डू जुएयान दोनों एक साथ आगे बढ़े, लेकिन फिर जियांग चुवान ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इसे बाहर फेंक दो, जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा। डू जुएयान और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके सिर के ऊपर से एक भयानक मुट्ठी उतर रही है और उनकी आंखें गंभीरता दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह सात मुट्ठियां ताओवादी, उनके जैसे राजा दायरे के शिखर पर था। जियांग चुवान को अकेले ही उसके मुके को रोकने का आत्मविश्वास कहां से मिला। उसके सिर के ऊपर अराजक हवा के प्रवाह ने जियांग चुवान के बालों को बिखेर दिया, लेकिन इस समय उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने केवल उदासीनता से कहा, बूढ़ा वो। जैसे ही जियांग चुवान के शब्द निकले, बूढ़े वो की आकृति कहीं से प्रकट हुई और एक पल में सभी की आंखों के सामने से गुजर गई। इससे पहले जब जियांग चुवान और लुओ युवे अलग हो गए थे, तो वह ओल्ड वू को बुलाने के लिए कैंग युआन तलवार संप्रदाय में लौट आया था और उसे गुप्त रूप से पूरे रास्ते उनके साथ चलने के लिए कहा था। डू जुएयान और अन्य लोगों की चौंकती निगाहों के नीचे उसने धीरे से 2 उंगलियां बढ़ाईं और उन्हें उस विशाल मुट्ठी की ओर इशारा किया जो उनके सिर के ऊपर से वार करने वाली थी। उस आकाश को ढक लेने वाली मुट्ठी का सामना करते हुए बूढ़ा वो किसी की दया पर निर्भर एक छोटी चींटी की तरह लग रहा था। लेकिन अगले ही क्षण आध्यात्मिक क्यूई से संघनित भयानक मुट्ठी तुरंत टूट गई और ओल्ड वू के एकल बिंदु के नीचे हवा में बिखर गई। टक्कर से उत्पन्न हुई विशाल क्यूई तरंग ने सिल्वर विंग स्काई टाइगर और स्पिरिट कैरिज को लगभग उड़ा दिया। जियांग चुवान और अन्य लोगों ने समय पर अपनी आध्यात्मिक क्यूई ढाल को सक्रिय कर लिया, जिससे वे प्रभावित होने से बच गए। सात मुट्ठियों वाले ताओवादी ने अचानक प्रकट हुए बूढ़े वू की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और कभी कभी उनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी। क्या वह जियांग परिवार का गुलाम है? अगर तुमने आज इस बूढ़े आदमी को रोका तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ऐसा कहने के बाद 7 फिस्ट्स ताओइस्ट ने जल्दी से 6 घूंसे मारे। प्रत्येक घूंसे की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतीत हुई। यह उनकी सबसे गौरवपूर्ण दिव्य क्षमता वाली गुप्त तकनीक थी जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में बनाया था। 7 युद्ध मुक्के। प्रत्येक मुक्का मारने पर उसकी मुट्ठी की शक्ति 30% बढ़ जाती थी और अंतिम 7वें मुक्के से वह पहले मुक्के से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हमला कर सकता था। 7 मुट्ठियों वाले ताओवादी ने इस 7 युद्ध मुट्ठियों पर भरोसा करके 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। कोलाहलयुक्त बूढ़ा वो ये दृश्य देखकर भावशून्य रहा, केवल ठंडे स्वर में बोला। इसके तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ मोड़ा और धीरे धीरे उसे 7 मुट्ठी ताओवादी की ओर धकेल दिया। अचानक दुनिया का रंग बदल गया। ओल्ड वू द्वारा इस ताड़ के पेड़ को छोड़े जाने के बाद मूल रूप से लाल सूर्यास्त तुरंत ही स्याही जैसे काले रंग में बदल गया। पूरा आकाश पानी की तरह लहराने लगा और फिर एक विशाल स्याही जैसा काला हाथ बादलों को चीरता हुआ सबकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसी समय एक सम्राट की आभा ने नीचे 7 मुट्ठी ताओवादी पर दबाव डाला। क्या 7 फिस्ट्स ताओइस्ट ने आश्चर्य से कहा। वह शक्ति ऐसी थी मानो कोई सच्चा दाव सम्राट अवतरित हो गया हो, जिसने संसार की सभी चीजों को झुका दिया हो। 7 मुट्ठियों वाले ताओवादी की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें भय से भर गईं और उसका चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया जब वह दूर भागने के लिए मुड़ा। लेकिन बूढ़ा वो उसे अपनी राह पर कैसे चलने दे सकता था। उसने एक कदम बढ़ाया और जमीन के 1 इंच सिकुड़ने के साथ वह तुरंत 7 फिस्ट्स ताओइस्ट के सामने प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद 7 फिस्ट्स ताओइस्ट को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला, इससे पहले कि ओल्ड वू ने अपनी हथेली से उसकी छाती पर वार किया। उस शक्तिशाली और भारी हथेली ने उसके सामने आध्यात्मिक क्यूई ढाल को आसानी से चकनाचूर कर दिया और उसकी छाती भी अंदर की ओर धंस गई। 7 मुट्ठी ताओवादी ने अपने गले में मिठास महसूस की और उसने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जिस दिशा में वह उड़ा वह ठीक उस स्याही जैसे काले विशाल ताड़ के केंद्र की ओर थी। नहीं,
सात मुट्ठी ताओवादी की चीखों के साथ स्याही जैसी काली विशाल हथेली तेजी से बंद हो गई, धीरे धीरे उसे अपने में समाहित कर लिया। ये दृश्य लगभग 1 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद स्याही जैसा काला विशाल ताड़ का टुकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया और सेवन फिस्ट्स ताओइस्ट की लाश ऊपर से मुक्त होकर चौकी जमीन पर गिर पड़ी। शव पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था, मानो उसके पूरे शरीर में कोई संक्षारक द्रव डाल दिया गया हो। पूरे शव को केवल छिद्रों से भरा हुआ ही कहा जा सकता था। ये दृश्य देखकर जियांग चुवान सहित सभी लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। एक चाल तुरंत एक राजा दायरे पीक विशेषज्ञ को मारने के लिए। अब भले ही उन्होंने अपने घुटनों से सोचा हो, वे जानते थे कि ओल्ड वू निश्चित रूप से एक फैन हुआंग विशेषज्ञ था जो फैन हुआंग दायरे में चढ़ गया था। वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था जो अकेले ही सभी राजवंशों को ध्वस्त कर सकता था। जियांग परिवार ने वास्तव में जियांग चुवान के दाव रक्षक बनने के लिए एक फैन हुआंग विशेषज्ञ को भेजा था, तो जियांग परिवार की समग्र ताकत कितनी मजबूत होगी। उन्होंने महसूस किया कि आज से उन्हें 9 महान परिवारों में जियांग परिवार की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इससे पहले कि सभी लोग संभल पाते, ओल्ड वू की आकृति जियांग चुवान के सामने फिर से प्रकट हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अत्यंत आदर के साथ कहा, युवा स्वामी, ये बूढ़ा नौकर एक कदम देर से आया है, क्या आप चौंके नहीं? ये सुनकर जियांग चुवान ने अपना हाथ हिलाया। ये ठीक है, लेकिन जल्दी से उस बेवकूफ की लाश को इस यंग मास्टर के लिए बाहर फेंक दो और इसे साफ कर दो, अन्य लोगों को डराओ मत। बूढ़े वू ने स्वीकृति में अपना सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। जियांग चुवान ने मन ही मन सिर हिलाया। ओल्ड वू का प्रदर्शन उसकी मूल अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसने डू जुएयान और अन्य को पहले ही रोक दिया था और ओल्ड वू को कार्य करने दिया था, ताकि वह अपने दाव रक्षक के रूप में उसकी ताकत की सीमा का परीक्षण कर सके। आज इसे देखने के बाद जियांग चुवान बेहद संतुष्ट था। फैंग हुआन क्षेत्र में दाव रक्षक की अवधारणा क्या थी? उदाहरण के लिए जियांग चुवान के पूर्व प्राणघातक शत्रु वांग लेई को ही लीजिए। दूसरे पक्ष के दाव रक्षक के पास अधिकतम राजा दायरे शिखर की ताकत थी। जियांग चुवान ने वांग लेई को उस समय इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह चिंतित था कि ओल्ड वू वांग लेई के पीछे दाव रक्षक को दबाने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, अब जब उसे ओल्ड वू का संरक्षण प्राप्त हो गया था, तो वह निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच अलग थलग होकर चल सकता था। हालांकि जियांग चुवान को सबसे अधिक उत्सुक बनाने वाला उसका सस्ता पिता था। बूढ़े वू ने अब अपने फैंग हुआन क्षेत्र साधना का खुलासा कर दिया था, तो उसके अपने पिता के बारे में क्या? शायद जियांग शियुरान ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे गहरा रहस्य छुपाया था। फिर जियांग चुवान ने अपने बगल में खड़े फैंग वान की ओर देखा और क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया। चाचा लुओ, लगता है आपके शाही महल का फिर से जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। किसी और दिन जब मेरे पास समय होगा, मैं आपके साथ ड्रिंक्स पर जरूर आऊंगा। जहां तक यूएई की बात है, उसे मेरे साथ जियांग परिवार में मेरे माता पिता और कबीले के बुजुर्गों से मिलना होगा। ये कहने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी हथेली में रखा छोटा सा हाथ थोड़ा कांप रहा है और उसके बाद एक चुभन सी महसूस हो रही है। जियांग चुवान ने अपनी भौहें उठाईं। दूसरी पार्टी वास्तव में अपने नाखूनों से उसकी हथेली को खरोंच रही थी। उसी समय लुओ युवेई की खूबसूरत आंखें जियांग चुवान पर टिक गईं और उसने अपनी दिव्य भावना प्रेषित करते हुए कहा, आपने जिस स्थान का उल्लेख किया है वह जियांग परिवार के पास जा रहा है। क्या हम सहमत नहीं थे कि यह सिर्फ अभिनय था? बेवकूफ औरत, अगर हम अभिनय कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें पूरा सेट करना होगा। जियांग चुवान ने उसकी ओर देखा और अपनी आवाज भी ठंडी कर दी। अगली सुबह जियांग चुवान और लुओ युवेई पहले ही महान बहुतायत राजवंश छोड़ चुके थे और जियांग परिवार के रास्ते पर थे। कल फैंग वान के अत्यधिक उत्साह के कारण जियांग चुवान एक रात के लिए दा फैंग राजवंश शाही महल में रुके थे। यही कारण है कि वह केवल आज ही रवाना हुए। गाड़ी के अंदर जियांग चुवान ने अपना चेहरा कांस्य दर्पण में रगड़ा, फिर दर्पण के माध्यम से अपने पीछे लुओ युवेई को देखा और सहजता से पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान का दुरुपयोग करके आपको बार बार धोखा दे तो आप क्या करेंगे? लुओ युवेई ने जियांग चुवान की ओर धीरे से देखा, फिर चाय की मेज के पास बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। क्या अब मैं तुम्हें लुओ युवेई कहूं या यांग शिमी? जियांग चुवान ने अपने हाथ पीछे करके घूमकर लुओ युवेई पर व्यंग्य किया। उन्होंने महसूस किया कि इस समय, चूंकि वे दोनों विवाह की ओर अग्रसर हैं, इसलिए अब चीजों को स्पष्ट करना बेहतर होगा। इसके बाद उसे उस पहचान के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी जो उसने प्रतिरूपित की थी। जब तक वह उसे अपने साथ रखेगा, उसकी साधना प्रगति निश्चित रूप से रॉकेट की तरह आसमान छूती रहेगी।
स्वर्गीय दाओ की शपथ जो जियांग चुवान ने कर ली थी, वह थी अपने सिस्टम के साथ संरेखित होना, जिससे न केवल लुओ युवेई के संदेह दूर होंगे बल्कि भविष्य में हमेशा के लिए चीजों का समाधान भी संभव होगा। लुओ युवेई एक पल के लिए चुप रहा, फिर जियांग चुवान की हल्की सी जांच करने वाली निगाह से मिला। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? मुझसे दोबारा पूछने की जहमत क्यों उठा रहे हो? लुओ युवेई ने शांति से कहा। यद्यपि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जियांग चुवान के सूक्ष्म दिमाग के कारण ये केवल समय की बात थी कि वह उसके भेष को पहचान लेगा। हालांकि उसने इस पल के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। ये केवल इतना कहा जा सकता था कि जियांग चुवान की हरकतें बहुत अपरंपरागत थीं, जिसने उसकी मूल योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया। ये सुनकर जियांग चुवान ने लुओ युवेई के सुंदर चेहरे को बहुत देर तक देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया, एक हाथ मेज पर रखा और उसे चौंकाते हुए दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा, तो फिर कल नीलामी में मेरे साथ शामिल होने वाली सीनियर सिस्टर लुओ भी आप ही थी, है ना? जैसे ही उसने यह बात कही, जियांग चुवान ने लुओ युवेई की थोड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे उसे अपनी नजरों से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुओ युवेई की नजर इधर उधर घूमी, फिर उसने जियांग चुवान का हाथ जो उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए था झपट्टा मारकर हटा दिया। उसकी छाती धड़क उठी और उसके गालों पर लाली छा गई जब उसने सख्ती से कहा, हाँ, मैंने एक पहचान का प्रतिरूपण किया और आपको धोखा दिया। अब हम केवल वही ले रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, मुझे आपको इसके पीछे के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही लुओ युवेई के शब्द गिरे, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या उसे जियांग चुवान से उसकी झूठी शादी को असली बनाने की मंशा के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? अब वह निष्क्रिय स्थिति में कैसे पहुंच गई? ये सुनकर जियांग चुवान के होंठ धीरे से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत पहले ही उसके उत्तर का अनुमान लगा लिया था और उसकी भावनाएं काफी हद तक अप्रभावित रहीं। जियांग चुवान ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ा जहां लुओ युवेई ने उसे थप्पड़ मारा था, फिर मुड़कर उसके सामने बैठ गया। जियांग चुवान के बड़े हाथ की एक लहर के साथ उनके सामने रखा चायदानी तुरंत हवा में उड़ गया और उनके चाय के कप भर गए। जियांग चुवान ने अपनी 2 उंगलियों से अपना कप उठाया, उसकी आंखों में मुस्कान थी और उसने कहा, बहुत बढ़िया, मैं आपकी स्पष्टवादिता की सराहना करता हूँ। आपके सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना चाय का कप लुओ युवेई की ओर बढ़ा दिया। 1 मिनट रुको, मेरे पास अभी भी एक प्रश्न है। इस समय लुओ युवेई की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी निगाहें उसके सामने जियांग चुवान पर टिकी हुई थीं और उसका कप उठाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? ये सुनकर जियांग चुवान ने उसकी निगाहों के नीचे धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा और शांति से कहा, मूलतः मेरा इरादा अपने कबीले में लौटने के बाद तुम्हें इस मामले की जानकारी देने का था, लेकिन चूंकि तुम अभी पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हें पहले बताने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि मेरे जियांग परिवार की पैतृक भूमि खुलने वाली है और जियांग परिवार के पवित्र पुत्र के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेना चाहिए। हालांकि हमारे जियांग परिवार की पैतृक भूमि में एक अलिखित नियम है, सभी शिष्य जो साधना करने के लिए पैतृक भूमि में प्रवेश करते हैं, उनके साथ एक ताव साथी होना चाहिए, अन्यथा एक संत के रूप में मेरी स्थिति के बावजूद मैं पैतृक परीक्षण भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने आपको पैतृक परीक्षण स्थल जैसे महत्वपूर्ण अवसर के लिए क्यों चुना, मुझे लगता है कि मैंने उस रात अपने विचार बिल्कुल स्पष्ट कर दिए थे। तुम्हें बस मेरे साथ पैतृक भूमि पर चलना है, तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुओ युवेई ने सिर हिलाया। उसने पिछले जन्म में जियांग परिवार की पैतृक भूमि के बारे में सुना था। हालांकि इस समय अपने पिछले जीवन में वह सिर्फ एक साधारण चक्र सागर क्षेत्र साधक थी और उसका जियांग चुवान के साथ कोई संबंध नहीं था। ये तथ्य कि जियांग चुवान हर चीज का कारण बताने को तैयार था, वास्तव में उसे काफी हद तक सहज महसूस कराता था। इसके विपरीत यदि वह गुप्त रहता तो लुओ युवेई उसे बहुत पाखंडी पाता। उद्देश्य और पारस्परिक लाभ पर आधारित संघ दीर्घकालिक सहयोग की आधारशिला है। युवा मास्टर जियांग वास्तव में एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, लुओ युवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराए और अपने सामने चाय का कप उठाते हुए बोली, तो फिर यह एक सुखद सहयोग है। जियांग चुवान ने पहले जो मांगे की थीं, वे उसके लिए महज औपचारिकता थी, इससे उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। यह विवाह निश्चित रूप से लुओ युवेई के लिए हानिकारक से अधिक लाभदायक था।
इसके अलावा जियांग चुवान के सुरक्षात्मक छत्र के रूप में होने से भविष्य में यदि वह अपने असली रूप में बाहर निकलेगी तो भी उसे बहुत कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से लुओ युवे के लिए जीत की स्थिति थी। एक सुखद सहयोग। जियांग चुवान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपना चाय का कप उठाकर उसके कप से टकराया। हालांकि लुओ युवेई के कप को उठाने और सहयोग करने के लिए सहमत होने के सक्रिय इशारे ने जियांग चुवान को थोड़ा उत्सुक बना दिया। कुल मिलाकर यह अभी भी उसकी उम्मीदों के भीतर था। इस प्रकार अपने अपने गुप्त एजेंडे वाले दो व्यक्ति चमत्कारिक रूप से एक ही नाव पर सवार हो गए। प्राचीन काल से ही पूर्वी महाद्वीप के 5 क्षेत्रों में से 8 अतिशय क्षेत्र सबसे अधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र रहा है। दुनिया भर में प्रसिद्ध 9 महान परिवारों में से 3 8 अतिशय क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें जियांग परिवार, जहां जियांग चुवान रहता है, निंग परिवार और वांग परिवार शामिल हैं। तीनों परिवार समान रूप से शक्तिशाली हैं और उनके शासित क्षेत्र विशाल और असीम हैं, जिनमें अनंत अनगिनत प्राणी हैं। 8 चरम डोमेन। जियांग परिवार पूर्वी महाद्वीप के एक शीर्ष परिवार के रूप में यदि कोई इसके इतिहास का पता लगाए तो जियांग परिवार के पूर्वजों ने 2 सर्वोच्च महान सम्राटों को भी जन्म दिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि जियांग परिवार का परिवार दमनकारी शाही हथियार केवल स्वर्ग की मुहर ही क्यों है, यह अफवाह है कि इतिहास में जियांग परिवार का दूसरा महान सम्राट, जिसका शाही शीर्षक सिल्वर स्पिरिट था, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने 10,000 साल पहले अकेले ही विभिन्न अमर निषिद्ध क्षेत्रों को 7 बार प्रवेश करने और बाहर निकलने के बाद हजारों वर्षों के लिए खुद को सील करने के लिए मजबूर किया था। यह महान सम्राट सिल्वर स्पिरिट इतना आश्वस्त था कि वह दुनिया के सभी दुश्मनों को अपनी मुट्ठी से हरा सकता था। जब वह सम्राट बने तो उन्होंने अपने स्वयं के शाही हथियार को परिष्कृत करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय उन्होंने स्वर्ग की मुहर को फिर से परिष्कृत किया और अपने शाही दाव कानून को इसमें एकीकृत किया। जियांग परिवार ने न तो इस कथन का खंडन किया और न ही इससे सहमति जताई, हमेशा मौन रवैया अपनाया। इससे दुनिया के अधिकांश लोगों को यह विश्वास हो गया कि जियांग परिवार के भीतर एक और शाही हथियार छिपा हुआ है। आखिरकार एक शाही हथियार के भीतर 2 महान सम्राटों के कानूनों का अस्तित्व कुछ ऐसा था जिसके बारे में आम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। इस समय जियांग परिवार के सैकड़ों रजत पंख वाले आकाश बाग एक साथ दहाड़ रहे थे। उनकी दहाड़ बादलों को भेदने और पहाड़ों को चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। आवाज सुनते ही जियांग परिवार की युवा पीढ़ी ने अपना काम छोड़ दिया और सबसे तेज गति से परिवार के मुख्य हॉल के बाहर की ओर भागी। हालांकि वे उलझन में थे, फिर भी उन्होंने परिवार के बुलावे को नजरअंदाज करने का साहस नहीं किया। जैसे ही सब लोग इधर उधर देख रहे थे, अचानक बादलों के ऊपर से बाघ की गर्जना गूंज उठी। सभी के शरीर अकड़ गए और फिर जैसे कि पूर्व सहमति से वे सभी अपने सिर के ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने आकाश में एक विशालकाय रजत पंख वाला आकाशीय बाघ देखा, जो अपने सफेद पंखों को शक्तिशाली ढंग से फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे मुख्य हॉल के सामने उतर रहा था। रजत पंख वाले आकाश बाघ की थोड़ी पर निशान देखकर जियांग परिवार के एक शिष्य ने तुरंत अपनी पुतलियां सिकोड़ ली और चिल्लाया, संत, ये संत है, वह वापस आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार ने सम्मन जारी किया, पता चला कि हमारे संत वापस आ गए हैं। अब जबकि पैतृक भूमि खुलने वाली है, क्या आपको लगता है कि संत इस बार एक दाव साथी को वापस लाएंगे? क्या ये पूछने की भी जरूरत है? जब पैतृक भूमि खुलेगी तो हमारे जियांग परिवार के सभी पूर्व संतों को इसमें भाग लेना होगा। जयकार के बीच गाड़ी के एक तरफ का पर्दा धीरे धीरे खुला और जियांग चुवान ने शांत भाव से लुओ युवेई को बाहर ले गया। जैसे ही सभी ने जियांग चुवान के बगल में लुओ युवेई को देखा, आसपास की जय जयकार तुरंत बंद हो गई। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी निर्दोष और अद्वितीय महिला कभी नहीं देखी थी और एक पल के लिए वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। ये देखकर जियांग चुवान मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय लुओ युवेई का प्रभाव उसकी संत की उपाधि से भी ज्यादा प्रभावशाली था। आज मैं पवित्र पुत्र एक बात की घोषणा करने के लिए लौटा हूँ। आज से मैं पवित्र पुत्र दा फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी लुओ युवेई से सगाई कर रहा हूँ। विवाह भोज एक निश्चित तिथि पर आयोजित किया जाएगा। जियांग चुवान बोलते हुए उसने वहां उपस्थित सभी लोगों पर अपनी ठंडी नजरें घुमाई। यदि अब तक किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है तो वे मूर्ख होंगे। जो भी पुरुष था, चाहे वह पुरुष या महिला को पसंद करता हो, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जियांग चुवान की ठंडी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जियांग परिवार में जियांग चुवान का दर्जा कांगयुआन तलवार संप्रदाय से भी ऊंचा कहा जा सकता है। जियांग परिवार के युवा शिष्य जियांग चुवान की छाया में पले बड़े थे।
और वे उससे डरते भी थे और उसकी पूजा भी करते थे। जियांग परिवार की युवा पीढ़ी के लिए कभी कभी जियांग चुवान के शब्द जियांग शियुरान के शब्दों से भी अधिक प्रभावी होते थे। यदि वे जियांग परिवार में जियांग चुवान की नाराजगी का कारण बनते तो सभी का दृढ़ विश्वास था कि वे अगले दिन सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाली भीड़ को देखते हुए जियांग चुवान ने अपनी निगाहें हटा ली और मुस्कुराते हुए लुओ युवेई की ओर मुड़ा। चलो चलें, मैं तुम्हें अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों से मिलवाता हूँ। लुओ युवेई ने ये सुनकर सिर हिलाया, फिर जियांग चुवान को मुख्य हॉल से होते हुए 100 फूलों के महल नामक महल में ले जाने की अनुमति दी। झरने जैसे बाल और शरद ऋतु के पानी जैसी आंखों वाली एक सुंदर महिला महल की मुख्य सीट पर पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई दी। हालांकि उसकी भौहों के बीच उदासी का भाव था और वह अपने लाल होठों को फुलाए हुए विचारों में खोई हुई थी। ये व्यक्ति इस दुनिया में जियांग चुवान की जन्म मां थी, लियू जिंग्यू 100 फूल घाटी की वर्तमान घाटी मास्टर। जब जियांग चुवान और लुओ युवेई ने 100 फूल महल में प्रवेश किया तो लियू जिंग्यू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने अपने भरे हुए होठों को मोड़ा और जियांग चुवान की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, जियो चुवान, यहाँ आओ और माँ को तुम्हें देखने दो। ये सुनकर जियांग चुवान ने अपने होंठ फड़फड़ाए, अपने बगल में लुओ युवेई की ओर देखा और फिर लियू जिंग्यू की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले कि जियांग चुवान कुछ बोल पाता, एक ताज़ा फूलों की खुशबू फैल गई। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और जियांग चुवान के सिर को सहलाना शुरू कर दिया। हमारा जियाओ चुवान और भी लंबा हो गया है। लियू जिंग्यू खड़ी हो गई, उसका हाथ अभी भी हिल रहा था। तुम इतने दिनों से 100 फूलों की घाटी में माँ से मिलने नहीं आए। आओ, माँ तुम्हें एक चुंबन दे। ये सुनकर जियांग चुवान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और फुसफुसाया, ठीक है माँ, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने आया था। अपने सिर पर अभी भी बालों को थपथपाते हुए महसूस करते हुए जियांग चुवान को अवाकता का एहसास हुआ। उनकी याद में ऐसा लगता था कि उनके पिता भी लियू जिंग्यू के सिर थपथपाने के तरीके से प्रभावित हुए थे। वह निश्चित रूप से जियांग जिरन के अजीब शौक साझा नहीं करता था। अपने घटिया पिता के बारे में सोचते हुए जियांग चुवान ने उलझन में पूछा, वैसे पिताजी कहाँ हैं? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लियू जिंग्यू को पता था कि जियांग चुवान हमेशा उसके सिर पर थपथपाने का विरोध करता था, इसलिए उसने उसे और अधिक तंग नहीं किया। जियांग चुवान का प्रश्न सुनकर उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी और उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे पिता बहुत व्यस्त आदमी हैं। अगर वे कांग्युआन तलवार संप्रदाय के मामलों को निपटा नहीं पाते तो मुझे नहीं लगता कि वे वापस आएंगे। जियांग चुवान ने भी इसके बारे में सुना था। उसके पिता कई सालों से कांग्युआन तलवार संप्रदाय के दूसरे बड़े से लड़ रहे थे और वह भी अगले संप्रदाय के गुरु का पद पाने के लिए। यद्यपि जियांग शियुरान स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह जियांग परिवार का सदस्य था। यदि जियांग शियुरान कांग्युआन तलवार संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बन जाता तथा एक साथ दो प्रमुख शक्तियां, एक पवित्र भूमि और एक परिवार, धारण करता, तो भले ही संप्रदाय के भीतर के लोग सहमत होते, अन्य पवित्र भूमि और परिवारों के लोग सहमत नहीं होते। जियांग चुवान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं। इस मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, कोई फायदा होने वाला नहीं था। हालांकि जियांग शियुरान के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। जियांग चुवान को लगा कि अपने मामले निपटाने के बाद वह संप्रदाय में वापस आकर उससे विस्तार से बात कर सकता है। जियांग चुवान ने हल्के से खांसी की, फिर अपनी नजर लुओ युवेई की ओर घुमाई और कहा, माँ, इस बार मैं युवेई को वापस लाया हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, लियू जिंग्यू ने एक भान उठाए और जियांग चुवान की निगाहों का पीछा किया। तभी उसकी नजर लुओ युवेई पर पड़ी, जो जियांग चुवान के साथ दिखाई दिया था। एक नजर में ही लियू जिंग्यू के दिल में आत्महीनता का भाव जाग उठा। फिर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह जियांग चुवान को छोड़कर उठ खड़ी हुई और लुओ युवेई की ओर चल पड़ी। 100 फूलों की घाटी के घाटी स्वामी के रूप में लियू जिंग्यू को लगातार विभिन्न प्रकार की सुंदरियों का सामना करना पड़ता था और स्वाभाविक रूप से उसकी बहू की उपस्थिति के लिए उसकी आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही थीं। इससे पहले जियांग शियुरान ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें बताया गया था कि जियांग चुवान पैतृक भूमि खुलने से पहले एक बहू को वापस लाएगा। इसीलिए वह रातों रात टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए पीच ब्लॉसम डोमेन से वापस आ गई थी। अब उससे मिलते ही दूसरे पक्ष ने उसके दिल में बहू के लिए जो सपने देखे थे वे पूरी तरह से पूरे हो गए। लियू जिंग्यू ने मुस्कुराते हुए लुओ युवेई का नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी निगाहें लगातार दूसरे पक्ष को स्कैन कर रही थीं और वह अधिक से अधिक संतुष्ट होती जा रही थी।
फिर वह मुड़ी और जियांग चुवान को घूरते हुए गंभीर चेहरे के साथ बोली, तुम बदमाश, तुम किसी को वापस ले आए और उसे मां से भी नहीं मिलवाया। जियांग चुवान ने पलकें झपकाईं, एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अभी अभी उसने उसे जियो चुवान कहा था और अब वह एक बदमाश है। और जब से वे अंदर आए, लियू जिंग्यू ने उसे अपना परिचय देने का कोई समय नहीं दिया था। जैसे ही जियांग चुवान बोलने वाला था, लियू जिंग्यू ने अपना सिर फिर से घुमाया और लुओ युवेई को एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? नमस्कार चाची। चाची, मेरा नाम लुओ युवेई है। दूसरे पक्ष के उत्साही रवैये ने तुरंत लुओ युवेई को थोड़ा असहज कर दिया। यद्यपि वह दिल से अनिच्छुक थी, लेकिन उसने इसे शारीरिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया। लुओ युवेई, ये 3 शब्द सुनकर लियू जिंग्यू को अचानक एक अजीब सा परिचय महसूस हुआ, लेकिन वह याद नहीं कर सकी कि उसने ये शब्द कहाँ सुने थे। फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और कठोर चेहरा बनाकर गुस्से का नाटक करते हुए लुओ युवेई से कहा, अब भी मुझे आंटी कह रहे हो? अब अपना पता बदलने का समय आ गया है ना? जैसे ही ये शब्द निकले, लुओ युवेई की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई और फिर वह धीरे से जियांग चुवान की ओर देखने लगी। जियांग चुवान के होंठ मुड़े हुए थे, उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और उसके चेहरे पर एक प्रकार का सुख दुख का भाव था। ये देखकर लुओ युवेई ने मन ही मन जियांग चुवान को 100 बार कोसा। आने से पहले जियांग चुवान ने उसे नहीं बताया था कि लियू जिंग्यू इतनी उत्साही होगी और वह अब पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने चुपके से गहरी सांस ली, मुस्कुराहट निकाली और फुसफुसाया, मां। ये सुनकर लियू जिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लुओ युवेई का हाथ थपथपाते हुए प्यार से कहा, ओह युवेई, आप और हमारे जियाओ चुवान कैसे मिले और आप कहाँ से हैं? इस बार लुओ युवेई के बोलने से पहले ही जियांग चुवान ने उसके लिए उत्तर दिया। युवेई दा फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी है। जैसे ही जियांग चुवान ने ये कहा, लियू जिंग्यू वहीं जम गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे दूसरे पक्ष का नाम परिचित लगा। बाद में पता चला कि वह वही लड़की थी जिसकी 3000 दांव हड्डियां उसके बेटे ने उस समय ले ली थीं। जियांग चुवान की हरकतों ने सचमुच लियू जिंग्यू को हतप्रभ कर दिया। दूसरे पक्ष की दांव हड्डियां लेना पर्याप्त नहीं था और अब वह उससे शादी करना चाहता था। इस समय उसकी आंखों में दया का भाव था जब उसने लुओ युवेई को देखा। लियू जिंग्यू ने मन ही मन सोचा, क्या ये बच्ची जियो चुवान द्वारा धोखा दी गई होगी? दोपहर का समय था और गर्मी का सूरज जमीन को झुलसा रहा था और तेज गर्मी के कारण हवा में लहरें उठ रही थीं। जियांग चुवान फूल महल के बाहर खड़ा था, आसमान में ऊंचे गोल सूरज को देख रहा था। उसकी भावनाएं जटिल थीं। कुछ ही क्षण पहले लियू जिंग्यू और लुओ युवेई ने कुछ चर्चा करने के लिए उससे दूरी बना ली थी और फिर उसके आश्चर्य के लिए वे जियांग चुवान को छोड़कर जियांग परिवार के पुराने पूर्वजों से मिलने चले गए थे। लियू जिंग्यू और लुओ युवेई को हाथ में हाथ डाले बातें करते और हंसते हुए वापस आते देख जियांग चुवान पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। जियांग चुवान ने लुओ युवेई से पूछने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लियू जिंग्यू ने उसे मना कर दिया। वह प्यार से मुस्कुराए, चुवान, तुम्हारी माँ को अभी भी युवेई से कुछ बातें करनी है। पहले तुम अकेले टहलने जाओ। ये सुनकर जियांग चुवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या बात की थी या लियू जिंग्यू का रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया था। अब लुओ युवेई उसे अपने जैविक बच्चे की तरह क्यों लग रहा था। दुबली पतली आकृतियों वाले उन 2 व्यक्तियों को अपने से दूर जाते हुए देखकर जियांग चुवान ने गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां पहले ही लुओ युवेई का पक्ष ले चुकी हो? जियांग चुवान ने अपना सिर हिलाया, भौहें चढ़ाते हुए खुद से बुदबुदाया, चूंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने दूसरे चाचा से मिलने जाऊंगा। जियांग चुवान के दूसरे चाचा जियांग शियुआन को जियांग परिवार की सतह पर सबसे मजबूत योद्धा कहा जा सकता है। साथ ही उनके दूसरे चाचा की विकास यात्रा को एक किंवदंती के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। जियांग परिवार में जियांग शियुआन की पीढ़ी के लगभग सभी लोग जानते थे कि उनके प्रारंभिक वर्षों में उनकी योग्यता बहुत खराब थी। अपनी कम योग्यता के कारण जियांग शियुआन को युवा होने पर अक्सर अपने साथियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता था और उपहास किया जाता था। समय के साथ जियांग शियुआन घर के अंदर ही रहने लगा और अब भी पारिवारिक मामलों को संभालते समय वो लंबे समय तक अपने कमरे में ही रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सम्राट स्मारकों का अवलोकन करता है। यदि वह जियांग चुवान के पिछले जीवन में होता तो वह निश्चित रूप से एक पुनर्तः बंद व्यक्ति होता। जहां तक जियांग शियुआन की वर्तमान स्थिति का सवाल है, बहुत कम लोग, यहां तक कि जियांग परिवार के भीतर भी, स्पष्ट रूप से जानते थे।
पिछली शताब्दी में उनके बारे में अफवाहें केवल तियानजी मंडप द्वारा जारी स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट में दिखाई दी। उस समय स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट ने दर्ज किया कि एक राक्षसी पथ के दिग्गज, जो कई वर्षों से एकांतवास में थे, ने संत क्षेत्र को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद उत्तेजक तरीके से जियांग परिवार के ऊपर से उड़ान भरी। ये ज्ञात होना चाहिए कि जियांग परिवार ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि गैर जियांग परिवार के सदस्यों को जियांग परिवार के ऊपर से उड़ान भरने से सख्त मना किया गया था। परिणाम पूर्वानुमानित था। जियांग शीयुआन अचानक प्रकट हुआ और एक ही दूर की उंगली से उसने दर्जनों मील दूर से राक्षसी पथ संत विशेषज्ञ को तुरंत दबा दिया। इस घटना ने जियांग शीयुआन को एक युद्ध में प्रसिद्ध बना दिया और यहाँ तक कि पर्दे के पीछे छिपे जियांग परिवार के एक निश्चित पुराने पूर्वज को व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक जैतून की शाखा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सच कहूं तो जियांग चुवान इस दूसरे चाचा के बारे में अधिक उत्सुक था। उपन्यासों में ऐसे पात्र जो अचानक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और महान शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अक्सर अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए जियांग चुवान ने किंगयुआन पैलेस की ओर चलना शुरू किया, जहां जियांग शीयुआन वर्षों से एकांत में रह रहा था। जियांग परिवार 8 चरम सीमाओं के मध्य भाग में स्थित है, जहां ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, जिनकी चोटियां सीधे बादलों में उठती हैं। जैसे ही वह बादलों के बीच से उड़ता हुआ भीतर से उभरती पर्वत चोटियों को देखता हुआ, जियांग चुवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन का एक भाप से भरा हुआ बर्तन देख रहा हो, जो सामग्री डाले जाने का इंतजार कर रहा हो। कुछ सोचने के बाद जियांग चुवान ने जमीन पर उतरने का फैसला किया। काफी समय हो गया था जब उसने जियांग परिवार के मैदान में अकेले सैर की थी। जैसे ही वह जियांग परिवार के युद्ध क्षेत्र से गुजरा, एक तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी। भाइयों, मुझे छोड़ दो भाइयों, मैं तुम्हारा जो स्पिरिट स्टोन का कर्जदार हूं, मुझे 1 हफ्ता और दे दो, मैं उसे जरूर चुका दूंगा। जियांग चुवान की निगाहें घनी भीड़ को चीरती हुई उसकी दृष्टि लोगों से घिरे विशाल अभ्यास मंच पर टिक गई। उसने एक युवक को देखा जो चोटिल और सूजा हुआ था, फटे कपड़े पहने, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके गालों पर घावों से निकले खून से मिश्रित आंसू थे। उस युवक के सामने एक खूबसूरत आदमी खड़ा था, जिसने सुनहरे किनारी वाला नीला लबादा पहना हुआ था। वह उस युवक को शरारती व्यंग्य से देख रहा था। उसके मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान टपक रही थी। जियांग चुवान की स्मृति में उस सुंदर व्यक्ति की कुछ छवि थी। वह जियांग यू था, उसके तीसरे चाचा का बेटा। यद्यपि जियांग यू की योग्यता जियांग चुवान से बहुत कम थी, फिर भी उसे जियांग परिवार में निश्चित रूप से उत्कृष्ट माना जा सकता था तथा युवा पीढ़ी में उसका स्थान शीर्ष पर था। और आज घटी यह घटना वास्तव में जियांग परिवार में अक्सर घटित होती रही है। अगर जियांग चुवान इस दुनिया में नहीं आया होता तो उसका मूल स्वरूप उनमें से एक होता। बेशक वह निश्चित रूप से दूसरों को धमकाएगा। जियांग यू के चेहरे पर ठंडक थी। उसने एक जोरदार किक मारी और सामने वाले युवक को जमीन पर गिरा दिया और ठंडी हंसी हंसने लगा। जियांगमिंग, वो 5000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूं। अगर तुम अब भी उन्हें वापस नहीं कर पाए तो मेरे पास तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के ढेरों तरीके हैं। क्या तुम समझ रहे हो? जियांगमिंग ने अपने चोटिल और सूजे हुए पहले से सुन्न पड़े दाहिने हाथ को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द था। इस समय उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल जियांग यू ने जियांगमिंग की कमर पर फिर से लात मारी। इस जबरदस्त जोर से जियांगमिंग के मुंह से खून निकल आया और उसका शरीर लुढ़कते हुए अभ्यास मंच के किनारे तक पहुंच गया। मैंने पूछा कि क्या तुम समझ गए? जियांग यू ने एक कदम बढ़ाया। जियांगमिंग के सामने आया और फिर जियांगमिंग के खून से सने चेहरे पर अपना पैर पटक दिया। जियांगमिंग के चेहरे पर उदासी और गुस्से का मिश्रण था। वह अपनी आंखें पूरी तरह खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, बार बार दर्शकों की भीड़ को देख रहा था जो उदासीन, ठंडी आंखों से देख रहे थे, और अंत में कठिनाई से बोला, समझ नहीं आया। जियांग चुवान ने यह पूरा दृश्य देखा। उसका आगे बढ़कर इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। पैरों तले कुचले जा रहे युवक को ठंडी निगाहों से देखते हुए उसके होठों पर अचानक एक वक्रता उभर आई। जियांग चुवान के मन में अचानक एक विचार आया, ये व्यक्ति भविष्य में उसकी योजना में एक महत्वपूर्ण मोहरा बन सकता है। उसने दूसरे पक्ष की आंखों में गुस्सा देखा। हालांकि वह लौ छोटी थी, पर एक चिंगारी अक्सर मैदान में आग लगा सकती है। किंगयुआन पैलेस के पीछे बगीचे में
जियांग शीयुआन एक कहानी की किताब पकड़े हुए एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, जिसमें एक महान परिवार के अस्थायी मुखिया की गरिमा का पूर्ण अभाव था। उसका चेहरा जैद जैसा था और उसकी आभा संयमित थी। हरे वस्त्र पहने हुए वह एक परिष्कृत युवा मास्टर जैसा दिखता था। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो लगातार कह रहा था, दूसरे भाई, पैतृक परीक्षण स्थल के आंतरिक बपतिस्मा के संबंध में मुझे लगता है कि जियांग यू इसे आजमा सकता है। उसकी वर्तमान शक्ति ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गई है। भले ही वह जियांग चुवान से थोड़ा कमजोर है, फिर भी वह कुछ समय के लिए बपतिस्मा सहन कर सकता है। बोलते समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियांग शीयुआन की ओर उत्सुकता से देखा। जियांग शीयुआन ने धीरे से कहानी की किताब नीचे रख दी, अपनी लेटी हुई मुद्रा बनाए रखते हुए, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से शांति से कहा, जियांग सिक्की, यह मामला पैतृक परीक्षण स्थल के आध्यात्मिक सार से संबंधित है। मैं केवल एक अस्थायी परिवार का मुखिया हूं, मैं ये निर्णय कैसे ले सकता हूं? ये सुनकर जियांग सिक्की हार मानने को तैयार नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, दूसरे भाई, चूंकि बड़े भाई कई वर्षों से वापस नहीं आए हैं, तो क्या आप हमेशा परिवार के मामलों का प्रबंधन नहीं करते रहे हैं? इसके अलावा जियांग चुवान की ताकत के साथ उसके लिए आध्यात्मिक सार की बपतिस्मात्मक शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करना लगभग असंभव है। जियांग यू, चाहे कुछ भी हो। इससे पहले कि जियांग सिक्की अपनी बात पूरी कर पाता, जियांग शीयुआन ने उसे रोकते हुए अपना हाथ लहराया। इस समय उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पहली बार सीधे दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसकी तीखी निगाहें एक तलवार की तरह थीं जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी और एक पल के लिए इसने जियांग सिक्की को स्तब्ध कर दिया। इस मामले का फिर से जिक्र मत करना। पहले तुम वापस जा सकते हो, जियांग शीयुआन ने शांति से कहा। यह सुनकर जियांग सिक्की की झुकी हुई आंखों में उदासी छा गई। फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और बगीचे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि जियांग शीयुआन पैतृक परीक्षण स्थल के सभी लाभों को जियांग चुवान के लिए रखने के लिए दृढ़ था, और चाहे वह उसे मनाने की कितनी भी कोशिश करे, ये बेकार होगा। बाहर जाते समय जियांग सिक्की अपनी मुठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका और खुद से बुदबुदाया, बचपन से मैंने चाहे जो भी किया हो, तुमने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। जियांग शीयुआन, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगी कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो वास्तव में जियांग परिवार में योगदान देता हूं। ... दूसरी ओर जियांग चुवान भी किंगयुआन पैलेस के बाहर पहुंचा और संयोग से जियांग सिक्की से टकरा गया, जो अभी अभी महल से बाहर आया था। जियांग चुवान ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत समय हो गया तीसरे चाचा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जियांग सिक्की ने उस पर एक ठंडी नजर डाली, जियांग चुवान पर हल्के से खर्राटे लिए और फिर जल्दी से चली गई। जाते हुए व्यक्ति को देखकर जियांग चुवान के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनकी यादों में बचपन से ही उनका इस तीसरे चाचा से बहुत कम संपर्क था, और इसका कारण सरल था, क्योंकि दूसरा पक्ष जियांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था। उस समय जियांग परिवार के पुराने मास्टर ने केवल उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा को देखा और इस प्रकार उसे अपने तीसरे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जब उसने उसे देखा तो जियांग चुवान को लगा कि उसे भविष्य में दूसरे पक्ष के प्रति विनम्र होने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग सिक्की की स्थिति क्या थी। उसने अभी अभी दूसरे पक्ष की आंखों में शत्रुता को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। जियांग चुवान के लिए दुश्मनों को दोस्त बनाना कभी संभव नहीं था। वह अज्ञात खतरों को शुरू में ही नष्ट करना पसंद करता था। जैसा कि उसने सोचा था, जियांग चुवान पहले ही किंगयुआन महल में प्रवेश कर चुका था। अचानक उसके कानों में एक स्पष्ट ठंडी पुरुष आवाज सुनाई दी, बगीचे में आओ। आवाज सुनकर जियांग चुवान ने अपने कदम रोक दिए, शांति से महल के अंदरूनी हिस्से को देखा और फिर तेजी से बगीचे की ओर चल पड़ा। उसी समय उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। ये पहली बार था जब उसने झांसे तकनीक महान पूर्णता द्वारा लाई गई मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद एक सिरहीन मक्खी की तरह महसूस किया था। अभी उसके मन में जो आवाज आई, उसने स्वाभाविक रूप से उसे जियांग शीयुआन के दिव्य ज्ञान संचरण के रूप में पहचाना। हालांकि आमतौर पर दिव्य संवेदना संचरण के बाद कम या ज्यादा मानसिक ऊर्जा हवा में बनी रहती है, जो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और अब जियांग चुवान की मानसिक ऊर्जा शक्ति के साथ वह बुढ़ेवू की छिपी उपस्थिति का संकेत भी महसूस कर सकता था। लेकिन अभी जियांग शीयुआन द्वारा दिव्य इंद्रिय संचरण समाप्त होने के बाद जियांग चुवान को अपने आसपास मानसिक ऊर्जा के अवशेष का नामोनिशान भी नहीं मिला।
इससे पता चला कि जियांग शियुआन न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी अथाह थी। जब जियांग चुवान बगीचे में पहुंचा तो जियांग शियुआन अपनी आरामदायक मुद्रा में वापस आ गया था। उसके हाथ में एक कहानी की किताब थी और वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। जियांग चुवान यहाँ है, आओ बैठो, जियांग शियुआन ने बोलते हुए अपने हाथ में रखी कहानी की किताब को झटका दिया। पूरी कहानी की किताब तुरंत हवा में बिखर गई और टुकड़ों में बंट गई, फिर घनी पानी की बूंदों में बदल गई जो फूलों की क्यारी में गिर गईं। जियांग चुवान ने जियांग शियुआन की ओर देखा, जो अभी भी लेटा हुआ था, फिर अपने सामने विशाल अंतहीन फूलों की क्यारी को देखा, पलकें झपकाईं और एक पल की खामोशी के बाद कहा, तो दूसरे चाचा, मैं कहाँ बैठूं? ओह, तो फिर आप खड़े हो सकते हैं। जियांग चुवान, उनका ये दूसरा चाचा काफी विनोदी है। जैसे ही जियांग शियुआन की आवाज धीमी हुई, वह धीरे धीरे लाउंज कुर्सी से सीधा बैठ गया। उसकी निगाहें जियांग चुवान पर घूम रही थीं। कुछ देर तक देखने के बाद जियांग शियुआन ने अनजाने में भौहें चढ़ाईं और पूछा, जियांग चुवान, दूसरे चाचा को सच बताओ, तुम अब किस दायरे में हो? मूल रूप से वह हाल के वर्षों में जियांग चुवान की साधना प्रगति की जांच करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे पक्ष को स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया, उसकी आंखों के सामने केवल एक अराजक शून्य दिखाई दिया और उसने कुछ और नहीं देखा। तार्किक रूप से कहें तो एक जूनियर के दायरे के लिए जियांग शियुआन को जांच करने के लिए मानसिक ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होगी। परिवार की युवा पीढ़ी के लिए वह एक नज़र में ही उनके राज्य और ताकत को पहचान सकता था। जियांग चुवान ने जियांग शियुआन की बढ़ती हुई भौहों को देखा, यह महसूस करते हुए कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था, और फिर कहा, अफसोस, ये कहना शर्मनाक है, मेरा वर्तमान क्षेत्र केवल ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र शिखर है और मेरे और लिंगतियान के बीच अभी भी एक अंतर है। वह इसे अपने दूसरे चाचा से छुपाना नहीं चाहता था। आखिरकार वह ही थे जो उसके माता पिता के अलावा उसका सबसे अधिक ख्याल रखते थे। हालांकि जियांग चुवान की सच्ची बातें सुनकर जियांग शियुआन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया और जियांग चुवान की ओर एक मुहर तान दी। ये देखकर जियांग चुवान ने अपने पैर मुड़े और उसी तरह एक हथेली को आगे बढ़ाया तथा दूसरे पक्ष द्वारा मारी गई मुहर को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसकी हथेली बंद हुई, जियांग शियुआन का हमला धीरे धीरे उसके भौतिक शरीर की शक्ति से कम हो गया। हालांकि जियांग चुवान ने आसानी से इस मुहर को तितर-बितर कर दिया, लेकिन इस हमले में वास्तव में एक अर्धचरणीय महान शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ के पूर्ण बल हमले की शक्ति थी। जियांग चुवान देख सकता था कि जियांग शियुआन उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने उस चाल को करने में कोई संकोच नहीं किया और उसे साफ और निर्णायक रूप से निपटाया। ये दृश्य देखकर जियांग शियुआन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसने जियांग चुवान पर दूसरा हमला नहीं किया। बुरा नहीं है, आपकी वर्तमान ताकत के साथ एक साधारण महान शक्ति क्षेत्र तृतीय स्वर्ग भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस बारे में बात करते हुए जियांग शियुआन ने शायद ही कभी एक हल्की मुस्कान दिखाई। आपकी वर्तमान साधना गति के साथ जियांग चुवान, दूसरे चाचा को आप पर बहुत अधिक विश्वास हो गया है। लिंगतियान के बारे में क्या? आपको ये समझना चाहिए कि हमारे जियांग परिवार के बच्चों को इस अराजक दुनिया में शिखर तक पहुंचने के लिए नियत किया गया है। ये सुनकर जियांग चुवान ने ऊपर देखा तो पाया कि जियांग शियुआन न जाने कहां से उठकर उसके पास आ गया था। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई और ठहरे हुए पानी जैसी स्थिर उन आंखों में उसे अपार आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसने दूसरे पक्ष की बातों को बार बार अपने मन में दोहराया, ये सोचते हुए कि जियांग परिवार के भीतर अभी भी कई रहस्य हैं जो उसे समझ में नहीं आए। जियांग शियुआन ने जियांग चुवान की ओर देखा, अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और कहा, जियांग चुवान, एक काम है जो मुझे तुमसे करवाना है। मुझे क्या करना है? जियांग चुवान ने उत्सुकता से पूछा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि जियांग शियुआन, ये सुपर विशेषज्ञ जो एक उंगली से एक संत क्षेत्र को दबा सकता है, वह किस तरह का मामला पूरा नहीं कर सका? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप जियांग यू को पैतृक परीक्षण स्थल में थोड़ा सा भी इनाम पाने से रोकें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जियांग शियुआन के ये कहने के बाद जियांग चुवान दंग रह गया। उसे जियांग यू के साथ सौदा करने के लिए मजबूर करें। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दूसरे चाचा जियांग सिक्की के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहते थे? एक क्षण विचार करने के बाद जियांग चुवान ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। चूंकि दूसरे चाचा ने ऐसा कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, जियांग चुवान, क्या आप जानना नहीं चाहते क्यों? जियांग चुवान को इतनी जल्दी सहमत होते देख इस बार उत्सुक होने की बारी जियांग शियुआन की थी।
जियांग यू की तुलना जियांग परिवार के एक साधारण शिष्य से नहीं की जा सकती थी। जियांग सिक्की के समर्थक होने के कारण जियांग चुवान के बाद में दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े होने की बहुत संभावना थी। जियांग चुवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे चाचा के पास ऐसा करने के पीछे कारण होंगे जो मुझे नहीं पता, और मैं स्वाभाविक रूप से दूसरे चाचा पर बिना शर्त भरोसा करता हूँ। ये सुनकर जियांग शियुआन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जियांग चुवान को गहराई से देखा। ऊपरी तौर पर जियांग चुवान उस पर बिना शर्त भरोसा कर रहा था, लेकिन अभी अभी कही गई बात भी समस्या को उसके सामने ला रही थी। आपको इसके बारे में बताना अच्छा रहेगा। हाल के वर्षों में बिग ब्रदर हमेशा घर से बाहर ही रहा है और जियांग सिक्की ने बार बार परिवार के स्पिरिट स्टोन का दुरुपयोग किया है, यहाँ तक कि कई नई खोदी गई स्पिरिट माइंस को भी अपने नाम पर ले लिया है। हालांकि उसने ये सब गुप्त रूप से किया था, मैंने पहले ही इनकी गहन जांच कर ली थी। शुरू में मैंने बस आंखें मूंद ली थीं, लेकिन इस भोग विलास ने उसे और अधिक लापरवाह बना दिया। मैं समझता हूं कि जियांग सिक्की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा का इस्तेमाल गलत जगह पर किया गया। आज जब मैंने जियांग यू को बपतिस्मा के लिए पैतृक परीक्षण स्थल में प्रवेश करने देने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो हो सकता है कि वह पैतृक परीक्षण स्थल में आपको निशाना बनाने के लिए लोगों की व्यवस्था करे। यही कारण है कि मैंने आपसे पहला कदम उठाने और साथ ही जियांग सिक्की के अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए कहा। इस बिंदु पर जियांग शियुआन एक पल के लिए रुक गया। उसकी नज़र जियांग चुवान पर पड़ी और वह हंसा। हालांकि जियांग चुवान, आपकी वर्तमान ताकत ने दूसरे चाचा को बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। भले ही मैंने इसका उल्लेख नहीं किया हो, मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। इतना कहते ही जियांग शियुआन को कुछ और याद आ गया। उसके दाहिने हाथ के झटके से 2 ड्रैगन और फीनिक्स अंगूठियां, एक सोने की और एक चांदी की, जियांग चुवान को दे दी गईं। जियांग चुवान ने अपने हाथ में स्पष्ट रूप से उकेरे गए सुनहरे ड्रैगन और चांदी के फीनिक्स को देखा, पलकें झपकाईं और पूछा, ये छल्ले क्या हैं? मैंने सुना है कि आपने अपनी वापसी पर द फैंग राजवंश के साथ अपनी सगाई तय कर ली है। मेरे अनुमान के अनुसार पैतृक परीक्षण स्थल खुलने में 3 दिन से भी कम समय बचा है। आपकी शादी स्थगित होनी चाहिए, और ये 2 ड्रैगन और फीनिक्स अंगूठियां हैं जो सभी को पैतृक परीक्षण स्थल में प्रवेश करते समय पहननी होंगी। जियांग शियुआन ने समझाया। ये सुनकर जियांग चुवान ने सिर हिलाया और गंभीरता से अंगूठियां रख दी। वह मूल रूप से इस बारे में सोच रहा था कि पैतृक परीक्षण स्थल खुलने से पहले वह और लू यूवेई की शादी की दावत कैसे तैयार करें, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग शियुआन इतना विचारशील होगा और उसके लिए सब कुछ तैयार कर देगा।